गुड इवनिंग सर। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ भाई, पब्लिक आ गई। सर लास्ट क्लास से एक डाउट था। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ, पब्लिक से बात कर ले। कौन कौन से लोग आ गए। हाँ भाई, आगरा आगरा भी आ गया है, और नोएडा में भी 3-4 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इंदिरापुरम में भी 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इंदिरापुरम में 2 ही लोग आते हो यार। यस सर, कम होते गए बच्चे, वैसे 4 तो आते ही थे, अब और कम हो गए 1-2 हफ्ते से। अच्छा, बेचारे ऑनलाइन करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन करते हैं। और नोएडा में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। नोएडा में 3 ही बच्चे हैं। आवाज नहीं आ रही भाई। नोएडा सेंटर एक आ रहा है। सर एक यहीं पे अभी कौन है सर? भाई बोल ना सर। वहाँ ये क्या कहता है भाई? नोएडा वाला तो दिख नहीं रहा, ये आया कोई। यस सर। और आगरा में 3-4 बच्चे दिख रहे हैं। अच्छा, नहीं सर, 12 नहीं सर, 10 बच्चे। 10 कहाँ पे? 3-6 ही तो दिख रहे हैं। सर 2 कोने में बैठे हुए थे। देखो कोने में एक तो मैम दिखाई दे रही हैं। और कौन है कोने में? सर वो स्टूडेंट है, मैम नहीं है। अरे तो तुम लोग फोकस में तो आओ। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 सर 8 भाई देखो, ऐसा है, मुझे सिर्फ 6 लोग दिखाई दे रहे हैं। वो जो 2 लोग कोने में उस तरफ बैठे हैं मैम के उधर, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। या तो तुम पीछे चले जाओ। हाँ अच्छा, चलो। हम लोग, हाँ, लास्ट क्लास से कोई डाउट था? कोई बच्चा पूछ रहा है। हाँ सर, लास्ट क्लास में जो आपने समझाया था कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन क्यों शो करते हैं। अल्कोहल जो है वो एल्कली के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट मिथनॉल, है ना? ठीक है, बोलो। हाँ सर, उसका रीजन समझ नहीं आया था मुझे। मैं बताता हूँ। अच्छा, एक चीज मुझे तुम सोच के बताओ, क्या किसी कमजोर आदमी से एक मजबूत आदमी तैयार कर सकते हो? मतलब कहने का मतलब, किसी कमजोर एसिड से एक स्ट्रॉन्ग एसिड बना सकते हो? तो मुश्किल काम है ये तो ऐसा लगता है नॉन स्पॉन्टेनियस बात कर रहे हैं आप। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब फीजिबल नहीं लगती, क्योंकि एक कमजोर एसिड से आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनाने की बात कर रहे हैं, ये फीजिबल नहीं लगता। यही चीज वहां पर भी हो रही है। मैंने उस दिन भी तुम्हें बताया था कि जो हमारा अल्कोहल है, जिसको आप ROH, एक जनरल बात कर रहे हैं, ROH जिसको बोल रहे हैं, अगर ये एल्कली मिक्सचर से रिएक्ट करेगा, सपोज एल्कली मिक्सचर आपने ले लिया हमारा OH माइनस। OH माइनस मतलब समझते हो? NaOH। जैसे सपोज आपने NaOH ले लिया, तो अब होगा क्या कि अगर ये रिएक्शन हो रही है, सपोज हो रही है, तो होगा क्या कि OH एज अ बेस इस अल्कोहल के H को खींचेगा, और अगर OH ने H को खींचा तो पानी बनाएगा। OH H के साथ जुड़कर क्या बनाएगा? पानी। और जब H उसके साथ वहां से निकल जाएगा तो ROH का क्या होगा? ROH बनेगा RO माइनस। यहां तक ठीक है? यस सर। अब RO माइनस क्या कहेगा? RO माइनस कहेगा ये क्या बदतमीजी है, अब हमारे ऊपर माइनस आ गया, हम भी तो बेस हैं, अब हम आप में से H निकाल लेंगे वापस। यानी 2 काम चल रहे हैं, एक OH माइनस खींचने की कोशिश कर रहा है, और एक RO माइनस पानी में से H को खींचने की कोशिश कर रहा है। यानी दोनों पाथ चल रहे हैं। OH माइनस एज अ बेस इस एसिड में से H को निकालकर आगे भाग रहा है, और RO माइनस एज अ बेस इस एसिड में से H को वापस निकालकर रिएक्शन को वापस भगा रहा है। ये 2 काम चल रहा है। अब इन दोनों कामों में से जो काम ज्यादा मजबूती से होगा, रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंगली मूव करेगी, या तो फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। बड़ा क्लियर? अब देख के तुम्हें पता है, तुमने जानती भी उस बात को कि जनरली जो अल्कोहल्स होते हैं वो वाटर से वीकर एसिड होते हैं। तो अगर अल्कोहल वाटर से वीक एसिड है, तो अल्कोहल का जो एल्कोक्साइड आयन होगा, जिसको आप इसका कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, वो स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू पानी के कॉन्जुगेट बेस OH माइनस से। एसिड जितना वीकर होता है, उसका कॉन्जुगेट बेस उतना स्ट्रॉन्गर होता है। ये स्टेटमेंट पता है? यानी अगर मेरा एसिड पानी से वीक है, तो मेरे कॉन्जुगेट बेस की बेसिक स्ट्रेंथ वो पानी के कॉन्जुगेट बेस से स्ट्रांग होगी। इसका मतलब ये हुआ HO माइनस और RO माइनस में स्ट्रॉन्गर बेस कौन हुआ? RO माइनस। तो RO माइनस ये कहेगा, अगर तुमने मेरा H निकाल लिया तो मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हूं, मैं अपना H वापस ले लूंगा और इस रिएक्शन को बैकवर्ड भगाऊंगा। ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव नहीं करेगी, ये पीछे ही जाएगी, बिकॉज RO माइनस इज मच मोर स्ट्रॉन्गर बेस देन HO माइनस। बात समझे?
इसीलिए जनरली अल्कोहल्स जो है वो एल्कली में डिसॉल्व नहीं कर पाते, और जब एल्कली में डिसॉल्व नहीं करते तो इसी तरह से अल्कोहल्स की जो भी तुम्हारी बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में भी डिसॉल्व नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, तुमने 2-3 पॉइंट्स लिखे थे। तो ये अल्कोहल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। अल्कोहल के पास एसिडिक हाइड्रोजन तो है, लेकिन ये एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट कर सकते हैं, लेकिन ये एल्कली के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, ये बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में भी डिसॉल्व नहीं कर सकते। अगर ये बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो ये H2CO3 बनाएंगे, और H2CO3 और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अपने से कमजोर, एक कमजोर आदमी अपने से मजबूत एसिड कैसे बना सकता है? मतलब वही वाली कहानी फिर हो जाएगी। ROH अगर बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व करता है तो ये रिएक्शन फिर से H2CO3 बना देगा और साथ में RO- फ्री हो जाएगा। अब तुम फिर वही वाली बात बोलोगे कि सर H2CO3 इस अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसका मतलब एक कमजोर एसिड अपने से स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म नहीं कर सकता। जैसे ऊपर था, अल्कोहल पानी से वीकर एसिड है, पानी स्ट्रॉन्ग हो गया तो कमजोर आदमी से स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं बनेगा, कमजोर आदमी से स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये रिएक्शन भी मेजरली कैसे मूव करेगी? बैकवर्ड। यानी जो अल्कोहल्स होंगे ना वो एल्कली में डिसॉल्व करेंगे ना वो बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, वो सिर्फ एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकते हैं, बस। ठीक है सर। ठीक है, ये चलिए और आगे बढ़ते हैं। LiAlH4 AlCl3 के प्रेजेंस में कैसे रिएक्ट करता है? और किसके साथ रिएक्ट करना है? सर एक मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स वगैरह इस टाइप से दे रखे थे अल्कोहल। नहीं, कार्बोनिल कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ तो ये सीधे सीधे रिडक्शन का काम करेगा LH, बस। सर जैसे LAH के साथ ना नीचे AlCl3 भी दे रखा था, तो वो फिर 2 स्टेप की रिएक्शन होगी, मतलब कुछ और भी होगा फिर उसके साथ। मतलब ये एक रिएक्शन नहीं होगी, पहले LH रिएक्ट करेगा फिर AlCl3 का पार्टिसिपेशन होगा, ऐसा कुछ होगा ना। LAH का तो कुछ काम ही नहीं ना AlCl3 के साथ। AlCl3 लुईस एसिड है, LAH से आने वाले H- को खुद ही पकड़ लेगा, बात खत्म हो जाएगी। यस है ना, तो वो 2 स्टेप का रिएक्शन हो सकता है। विवेक, तुमने अभी कुछ दिन पहले एडमिशन लिया है तो थोड़ा सा पुरानी चीजों को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। पुराने लेक्चर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग देखो और उसको फिर कवर करने की कोशिश करो। तो एनसीईआरटी को फॉलो जरूर करो, है ना। चलिए ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो हमने कौन सी रिएक्शन कर ली थी भाई? अब एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही थी, फिर एक HX के साथ रिएक्शन हो गई थी। HX के साथ रिएक्शन में खास बात यही थी कि उस रिएक्शन के 2 पहलू थे। एक ये कि वो रिएक्शन SN1 पाथ भी फॉलो कर सकती है और वो रिएक्शन SN2 पाथ भी फॉलो कर सकती है। दैट डिपेंड्स कि हमारा RO बॉन्ड कितना पोलर है, और RO बॉन्ड की पोलराइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर। तो अगर आपने ROH को प्रोटोनेट किया तो ROH2+ बनेगा। ROH2+ बनने के बाद वो RO बॉन्ड या तो अपने आप टूटेगा या नहीं टूटेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो अगर वो अपने आप टूटा तो SN1 के थ्रू आगे बढ़ जाएंगे, और ऐसे में अगर कार्बन कायरल है तो सामने से भी अटैक हो सकता है न्यूक्लियोफाइल का, पीछे से भी अटैक हो सकता है, रेसमाइजेशन देखने को मिलेगा। और अगर वो रिएक्शन SN2 पाथ फॉलो करती है तो पीछे से न्यूक्लियोफाइल धक्का मार के सामने से लीविंग ग्रुप को निकालेगा और आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा। बताओ, ये वाली बात आ गई थी समझ में? अच्छा, अब दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं। अल्कोहल्स इसी तरह से थायोनिल क्लोराइड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं। यानी अगर मैं दूसरी रिएक्शन की बात करूं, ये भी तुमने कर रखा है, मैं इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये जो अल्कोहल होते हैं हमारे, वो थायोनिल क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जल्दी से बता दो कोई खास बात इस रिएक्शन में? RCl बनाने का तरीका। हाँ, ये अच्छा मेथड है, तुमने पढ़ा था RCl। डाजेंस मेथड। और अच्छा क्यों है ये? सर क्योंकि ये जो प्रोडक्ट प्रिंसिपल के बेसिस बिल्कुल सही है। RCl SO2 और साथ में HCl, ये RCl बनाने का एक अच्छा मेथड इसलिए माना जाता है क्योंकि जितने भी बाइकार्बोनेट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ये सब आसानी से उड़ जाते हैं। तो SO2 भी उड़ गई, HCl भी उड़ गया, तो हमें मेजरली सिर्फ क्या मिलता है? RCl। तो ये RCl बनाने का अल्कोहल से या RX बनाने का अल्कोहल से एक अच्छा मेथड माना जाता है जब आप थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं। दिस इज थायोनिल। और इसमें कुछ अच्छी बात, SNI मैकेनिज्म होता है, पायरिडीन के साथ इन्वर्जन हो जाती है। बिल्कुल सही। यानी इसमें एक अच्छी बात यह है कि इस रिएक्शन को 2 तरह से किया जा सकता है। या तो आप थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में करते हैं या बिना बेस के प्रेजेंस में करते हैं। यानी और जनरली बेस कौन सा यूज करते हैं? पिरिडीन। तो या तो आप थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में करेंगे तो भी RCl बनेगा, थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन बिना पिरिडीन की प्रेजेंस में करेंगे तो भी RCl बनेगा। ठीक, लेकिन फर्क क्या है कि अगर आप पिरिडीन के साथ ये रिएक्शन करते हैं तो आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट देखने को मिलता है, और अगर आप विदाउट पिरिडीन ये रिएक्शन करते हैं तो आपको रिटेंशन देखने को मिलता है, क्योंकि वो इंटरनल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है।
इसके बारे में भी जल्दी से एक बार बात कर लेते हैं। यानी अगर मान लीजिए मैं पहले स्टेप की बात करूं, मुझे नहीं पता अभी आपने पिरिडीन ली है या नहीं ली है, ठीक, हम जनरल बात कर रहे हैं। पहली बात तो आप दोनों आपस में रिएक्ट कर क्यों रहे हैं, हमें तो यही बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो अल्कोहल है ये ऑक्सीजन के पास, इसके पास लोन पेयर, यानी ये मुझे इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम दिखता है। और साथ ही साथ ये आदमी, मुझे ऐसा लगता है इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। क्लोरीन के पास लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन, सब कुछ। आप दोनों आपस में बात कैसे कर सकते हैं? जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है तो ये तो रिपेल होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं। ये दिखाई दे रहा है इस सल्फर पर बढ़िया सा डेल प्लस, इस सल्फर पर बढ़िया सा जो डेल प्लस है, चारों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की वजह से वो ऑक्सीजन के लोन पेयर को अट्रैक्ट करता। यानी जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अल्कोहल जो है वो सबसे पहले थायोनिल क्लोराइड पर रिएक्ट करते हैं कुछ इस तरह से। ये ROH इस पर धक्का मारेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। यानी जो पहला स्टेप निकल के आएगा वो क्या आएगा? ROH, O पर आया प्लस, O ने धक्का मारा S पर और O पर आ गया नेगेटिव। साथ में 2 Cl लगे हैं, एक Cl ये, एक Cl ये। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अभी क्या अभी पिरिडीन का कोई इस्तेमाल किया हमने कि पिरिडीन है या नहीं है? कुछ नहीं, अभी तो सीधा सीधा चल रहा है। इस आदमी ने चुपचाप इसके साथ जो है रिएक्शन शुरू कर दी। अब क्या होगा सर? अब ये O- अंदर आएगा। जब O- अंदर आएगा तो यहां से Cl निकलेगा माइनस के फॉर्म में और यहां से H निकलेगा प्लस के फॉर्म में। तो एक तो प्रोडक्ट बनेगा ROSOCl और साथ में वो Cl और H मिलकर बन जाएंगे HCl। बताओ यहां तक समझ में आया? ये पहला स्टेप है हमारा। यानी जो अल्कोहल है वो SOCl2 के साथ रिएक्ट करेगा। SOCl2 से रिएक्ट करते वक्त सबसे पहले ये अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल इस सल्फर पर, मतलब तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हो। कैसे? O का लोन पेयर धक्का मारेगा और Cl यहां से निकल जाएगा। जबकि ऐसा होता नहीं है। होता कैसे है? O का लोन पेयर धक्का मारता है, पाई बॉन्ड टूटता है, जब पाई बॉन्ड वापस बनता है तो Cl यहां से लीव करता है। बताओ समझ में आई बात? आप चाहे तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, O का लोन पेयर धक्का मार रहा है और Cl यहां से लीव कर रहा है। दोनों बातें सेम। यानी O ने यहां पर अटैक किया, Cl यहां से लीव करेगा। O ने अटैक किया तो O पर पॉजिटिव चार्ज आएगा जो अपना H+ लूज करेगा, यहां से H+, यहां से Cl मिलकर HCl अलग हो जाएगा और बचा हुआ आदमी ROSOCl हो जाएगा। पिरिडीन का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये मेरा पहला स्टेप। अब ये रिएक्शन अपने आप पूछेगी पिरिडीन है या नहीं। अगर है तो कुछ और, नहीं है तो कुछ और। मान लो पिरिडीन है, अगर पिरिडीन हुई तो क्या होगा? अगर पिरिडीन हुई तो ये पिरिडीन जो है, ये पिरिडीन HCl में से H+ को ले लेगी। ये आपका बेस, ये HCl जो आपका बना उस HCl के साथ जुड़कर पिरिडीनियम आयन तैयार कर लेगी और साथ में Cl हमारा फ्री हो जाएगा। बताओ समझे? अगर पिरिडीन ना होती तो क्या ये रिएक्शन होती? नहीं। तो क्या Cl- फ्री होता? नहीं। तो अगर Cl- फ्री नहीं होता तो आपके बर्तन में अब कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं बचा होता। यानी अगर पिरिडीन है तो ये Cl- कहेगा भैया ऐसा है, मैं फ्री हूं, अब बताइए क्या करना है। तो ये Cl- इस बने हुए ROSOCl के साथ रिएक्ट करता है। कैसे? ये Cl- पीछे से इस R पर धक्का मारता है और ये लीविंग ग्रुप यहां से लीव कर जाता है। समझो बात? यानी Cl ने पीछे से इस R पर धक्का मारा और लीविंग ग्रुप, क्यों कह रहा हूं मैं इसको लीविंग ग्रुप, जल्दी से बताओ क्यों ये लीव कर सकता है? वीकर बेस। क्योंकि O पर जो निगेटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। यस सर। इसका मतलब O यहां से माइनस के फॉर्म में निकल सकता है। तो Cl ने पीछे से धक्का मारा और सामने से लीविंग ग्रुप को निकाल दिया। तो O ने Cl ने धक्का मारा, ये O यहां से बाहर निकला, Cl ने क्योंकि पीछे से धक्का मारा। सो दिस इज प्रॉपर SN2 मैकेनिज्म, जिसमें अगर ये R कायरल है तो आपको इन्वर्जन जरूर देखने को मिलेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। यानी आंसर क्या आ रहा है? Cl R के साथ जुड़ गया प्लस ये O का माइनस जब बाहर निकलेगा तो O का माइनस पाई बॉन्ड बनाएगा SO2 बनाने के लिए और Cl फ्री हो जाएगी। ये जो Cl है ये Cl पिरिडीनियम में से अपना H वापस ले लेगी और HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। पिरिडीन फिर से बाहर। बताओ समझे बात? यस सर। यानी अगर आपने पिरिडीन यूज किया होता तो क्या होता? पिरिडीन यूज किया होता तो बने हुए HCl के H को पिरिडीन खींचकर Cl- को फ्री कर देता और वो Cl- एज ए न्यूक्लियोफाइल पीछे से धक्का मारकर RCl तैयार कर लेता, जो कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता अगर कार्बन कायरल होता तो। दिस इज इन्वर्जन। लेकिन अगर सोचो पिरिडीन नहीं होता तो क्या होता? अगर पिरिडीन नहीं है तो क्या ये स्टेप होता? नहीं सर। अब ये स्टेप नहीं होता तो क्या Cl- फ्री होता? नो सर। तो अब जब Cl- ही नहीं है तो क्या पीछे से धक्का मार पाओगे?
नहीं सर। तो फिर ये RCl फिर कैसे बनेगा? फिर वो RCl इसी के अंदर कुछ इंटरनल जुगाड़ चलेगा, इस ROSOCl के अंदर खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास Cl नहीं है जो धक्का मार के RCl तैयार करे। तो इंटरनल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, यानी अगर स्पिरिडीन नहीं होता तो ये जो ROSOCl है, ROSOCl, ये जो ROSOCl है, ये इंटरनली कुछ जुगाड़ लगाता। क्या जुगाड़ लगाता जरा सोचो। क्या ये देख पा रहे हो O का लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आ सकता है? यस सर। तो अगर Yes, O sir. का लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आ सकता है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन सकता है। Yes. अगर इनके बीच में पाई बॉन्ड बन सकता है तो इसका मतलब ये हुआ ये क्लोरीन यहां से माइनस के फॉर्म में निकाला जा सकता है, यानी O का लोन पेयर अंदर आएगा, ये Cl यहां से बाहर निकलने लगेगा। अच्छा, जब O का लोन पेयर अंदर आएगा तो O पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर O पर पॉजिटिव Yes. चार्ज आएगा तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब इस R पर प्लस आने लगा, Yes, sir. इस Cl पर माइनस आ रहा है, इस R पर प्लस आ रहा है। ये दोनों इंटरनली आपस में जुड़ना स्टार्ट कर देंगे। समझो बात, अब अपने आप समझो ये इंटरनल सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है। दिस इज इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी यहां से Cl R के पास जुड़ता जाएगा और ये O का लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाता जाएगा, यानी Cl तो R के साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? RCl, यानी ये चीज तो RCl बन गई। और इधर जो बच गई पाई बॉन्ड बनाने के बाद वो क्या बची? SO। और HCl पहले से ही बना तैयार है, यानी आंसर फिर वही है, HCl, SO2 एंड RCl। बस फर्क इतना है कि दिस टाइम दिस इज इंटरनल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि रिटेंटेड प्रोडक्ट फॉर्म करेगी। यहां पर रिटेंशन देखने को मिलेगा और उस केस में आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा, क्योंकि उस केस में Cl माइनस एज अ फ्री न्यूक्लियोफाइल पीछे से धक्का मारकर एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अगर पिरिडीन न होता तो ROSOCl को इंटरनल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू RCl बनाना पड़ता, जो कि रिटेंटेड प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता। कुछ समझ पाए बात? Yes, देखो sir. इतनी Yes, sir. बकवास तुमसे कौन पूछेगा? तुम खुद ही हो, तुमसे कोई मैकेनिज्म थोड़ा ना पूछेगा। तुम्हें याद क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से इस पूरे प्रोसेस में एक बात याद करते हैं, ये डाजन्स प्रोसेस अच्छा प्रोसेस माना जाता है RCl बनाने का, क्योंकि इसमें दुनिया भर की बदतमीजी बनती है जो उड़ जाती। ठीक, इसका मतलब ये हुआ ये RCl बनाने का एक बढ़िया मेथड। दूसरी बात, आप RCl बनाते हैं दो तरीकों से, या तो पिरिडीन यूज करिए या पिरिडीन यूज मत करिए, यानी बेस यूज करिए या बेस यूज मत करिए। अगर आपने पिरिडीन का यूज किया तो ऐसे में ROSOCl के साथ जो HCl बना है वो HCl पिरिडीन को अपना H देकर Cl माइनस को फ्री कर देता है, और Cl माइनस इंटरनली मतलब SN2 रिएक्शन के थ्रू आपको RCl देता है, जो कि इन्वर्टेड हो सकता है। ठीक, हो सकता है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कार्बन अगर कायरल है तभी तो इन्वर्जन होगा। अगर कार्बन कायरल ही नहीं है तो चाहे तुम पीछे से धक्का मारो चाहे आगे से धक्का मारो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यानी अगर ये कार्बन कायरल है तो उस केस में आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा। दूसरी बात, अगर पिरिडीन नहीं होती तो ऐसे में ROSOCl इंटरनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू RCl में कन्वर्ट हो जाता, और उस केस में आपका प्रोडक्ट रिटेंटेड प्रोडक्ट होता, ना कि इन्वर्टेड। मैं एक दो एग्जांपल लिख लेता हूं, बात खत्म हो जाएगी। बताओ समझे बात? सर Yes, इसमें sir. एक डाउट आता है, हाँ जो हमने जैसे पायरिडीन लिया है वो एक हाँ। बेस है, और हमने हाँ। जो प्रोडक्ट लिया स्टार्टिंग में वो अल्कोहल है, हाँ। एसिड। तो सबसे हमें पता है कि एसिड बेस रिएक्शन फास्टेस्ट होती है किसी भी हाँ। ऑर्गेनिक से। तो वो दोनों स्टार्टिंग में रिएक्ट क्यों नहीं कर लेते? नहीं, वो इतना- SOCl2 मतलब तुम्हें पहले लगता आता है वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है जो पिरिडीन को प्रोटोनेट कर पाएगा? नहीं, वीक है सर, H2O से भी वीक होता है। वो तो पानी से भी ज्यादा वीक होता है। हाँ, ये अलग बात है Yes, कि आपने पिरिडीन के सामने HCl लग दिया होता तो शायद कुछ बातें हो पाती। यस सर, वो तो मिनरल यहाँ है तो सर। यहाँ तो हो भी सकता है, वहां तो चांसेस बहुत कम है। और अगर ऐसा होता भी होगा तो वो एक रिवर्सिबल पाथ होता होगा, जिसमें जब ये स्टेप चालू होता होगा तो वो रिवर्सिबल पाथ फॉरवर्ड मूव करने लगता होगा। मतलब ओके बात सर, समझ लो, तो हमारा काम चलना शुरू हो जाता है जब एक पाथ शुरू होता है तो वो होने लगता है जो हम चाह रहे हैं। मतलब समझ लो, फिर वो लीच एट लिए काम आने लगता है कि जब तुम उधर से खाते जाओगे तो हम और देते जाएंगे, ऐसे खाते जाओ तो वो प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाता है और फाइनली आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। अच्छा, इसमें जैसे मान लीजिए सवाल की बात करें तो सवाल किस तरह का पूछ सकता है? बड़ा सीधा सीधा सवाल पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए वो हमसे कहे ये जो इन्वर्जन रिटेंशन की जो आप बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं CH3, यहाँ ले लेते हैं OH, यहाँ ले लेते हैं H, यहाँ ले लेते हैं मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं C2H5 ले लेते हैं। अब वो ये कह रहा है भाई ये बताइए इस सवाल का आंसर आप क्या लिखेंगे? थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है, पिरिडीन के साथ है, और एक बार सिर्फ SOCl2 के साथ रिएक्शन ऐसे लिख दिया, कुछ सॉल्वेंट ले लिया, ऐसे कुछ भी।
तो अब बताइए इनके आंसर क्या लिखेंगे। तो साफ समझ में आता है, फर्स्ट रिएक्शन में आप में पिरिडीन की प्रेजेंस है, पिरिडीन की प्रेजेंस में इन्वर्जन देखने को मिलेगा, और अगर इन्वर्जन देखने को मिलेगा तो जो कार्बन आपका कायरल है उसका कॉन्फ़िगरेशन जरूर चेंज कर जाएगा। तो अगर ये आर कॉन्फ़िगरेशन का आदमी है, यानी अगर ये राजू है तो ये चिंटू बन जाएगा, अगर ये चिंटू है तो राजू बन जाएगा, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट जरूर होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ पिरिडीन की प्रेजेंस इस कायरल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेगी। तो जो आंसर लिखना चाहिए वो क्या लिखना चाहिए, ऊपर तो CH3 आएगा, लेकिन क्योंकि Cl का बैक साइड अटैक होगा तो Cl तो पीछे से आएगा और H आगे चला जाएगा। बताओ समझे बात को? यस सर। यानी इस सवाल का आंसर एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट देखने को मिलता है। लेकिन नीचे वाले केस में सर ये तो रिटेंशन है, SNI रिएक्शन है, और SNI रिएक्शन में जहां CH3 था वहीं Cl आ जाएगा, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, चुपचाप आपका आंसर ये रिटेंशन दे देगा और ऊपर वाला आपको इन्वर्जन दे देगा। लेकिन सर मैं आपको एक बात बता दूं, ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने सवाल में कार्बन को कायरल ले लिया है। अगर ये कार्बन कायरल नहीं होता तो ऐसी की तैसी पिरिडीन की हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये H है, ये भी H है, ये भी OH है। अब आप पिरिडीन लो, पिरिडीन ना लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही आंसर बनेगा और वो आंसर होगा CH3, यहां आ जाएगा Cl, यहां आ जाएगा H, यहां आ जाएगा H। कोई ये कहे कि अगर ये Cl यहां लगा दें तो आंसर बदल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आंसर अब भी वही है जो पहले था, बिकॉज दे बोथ आर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, दे आर नॉट डिफरेंट, बिकॉज दिस कार्बन इज नॉट कायरल। क्लियर? यस सर। यानी ये रिटेंशन फिटेंशन वाली बातें या इन्वर्जन फिरवर्जन वाली बातें ये सिर्फ तब होती हैं जब जिस कार्बन पर आप अटैक कर रहे हैं या जिस कार्बन को आप अपनी रिएक्शन साइट समझते हैं वो कायरल। अगर वो कायरल ही नहीं है तो क्या तुम आगे से आ रहे हो, क्या तुम पीछे से आ रहे हो, क्या तुमने धक्का मारा, अरे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। द प्रोडक्ट विल बी सेम, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, कोई दो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि सवाल का अच्छा मतलब तो तभी निकल के आता है जब वो एक कायरल कार्बन के थ्रू रिएक्शन की बात करें। जैसे एक और सवाल लिख लेते हैं, उसका भी ध्यान रखना। जैसे ऐसे ले लिया, मान लीजिए ये ले लेते हैं CH3, इधर H ले लेते हैं, इधर OH, इधर H ले लेते हैं। अब ये रिएक्शन आ गई SOCl2 के साथ पिरिडीन की रिएक्शन, और एक बार जो है ऐसे खाली ले ली SOCl2। तो इस बार भी देखो वही ध्यान से कर लेंगे कि भाई पिरिडीन के साथ लेंगे तो यहां पर आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा, तो आप इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना दीजिएगा। तो इस केस में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, इधर तो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन यहां पर Cl ऊपर से आएगा, H नीचे चला जाएगा, दैट इज इन्वर्टेड इन्वर्जन। और नीचे वाले केस में ये समझ रहे हो ना सब लोग, नीचे वाले केस में जहां OH है वहीं Cl लगा दीजिए, कोई लेना देना नहीं। यानी ऊपर वाला आंसर इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट बट द नीचे वाला आंसर विल बी रिटेंटेड। तो दिस इज SNI इंटरनल सब्स्टिट्यूशन एंड दिस इज SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर। सर हाँ सर, यहाँ पे पिरिडीन ही लेना जरूरी है, फिर कोई भी बेस ले सकते हैं? नहीं, देखो मैंने एक आध किताबों में सिर्फ देखा है बेस लिख देता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पिरिडीन वर्ड यूज करना ज्यादा होता है, क्योंकि बेस का ना, जैसे अभी वो लक्ष्य भी पूछ रहा था, सर बेस तो कैसा भी ले सकते हैं ना, तो वो बेस फिर स्पेसिफिकली देख के लेना पड़ेगा। तो पिरिडीन स्पेसिफिक वो बेस है जो बने हुए HCl से H लेकर Cl को फ्री करता है ताकि RCl बने। पर्पस क्लियर है हमारा, हमारा पर्पस रिएक्शन करना नहीं है, हमारा पर्पस है अल्कोहल से RCl बनाना। तो अल्कोहल से अगर RCl बनाना चाहते हो तो तुम्हें Cl एज ए न्यूक्लियोफाइल चाहिए, वो तभी मिलेगा जब बने हुए HCl से H निकालोगे। उसके लिए एक ऐसा बेस चाहिए जो सिर्फ उसी HCl के साथ जुड़े, हर किसी के साथ जुड़ता ना फिरे। तो इसलिए बेस्ट है कि आप पिरिडीन जैसा ही कोई बेस यूज करें। तो जनरली जब भी कभी सवाल आएगा थाइनिल क्लोराइड के साथ, वो पिरिडीन वर्ड यूज करेगा। नहीं भी यूज करता है और उसने सिर्फ बेस यूज किया है तो भी आप SN2 के थ्रू प्रोडक्ट बनाएंगे, इन्वर्टेड दिखाएंगे। समझ गए बात? यस सर। आगे बढ़े भाई, ये तो आसान सी रिएक्शन है। यस सर। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। अल्कोहल की एक आध रिएक्शंस की और बात करें तो एक आध अच्छी रिएक्शंस हैं। जैसे एक बड़ी अच्छी रिएक्शन बनाई गई है जिसको आप पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं। दिस इज पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। स्पेलिंग में पता नहीं N दो होते हैं कि नहीं होते हैं। रीअरेंजमेंट, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये रिएक्शन करी है तुम लोगों ने? नो सर। देखो अब बहुत आसान सी, मतलब तुम ये मत समझना कि तुमने नहीं करी है, ठीक? तुम ये समझो जैसे सब करा हुआ है। ऐसे देखना जरा तुम अपने आप। ये जो आदमी मैं लिख रहा हूं इस टाइम, इस आदमी का कॉमन नेम पिनाकोल होता। दिस इज पिनाकोल, मतलब समझो जैसे सरकारी नाम होता ना, जैसे इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल तो कॉमन नेम होता है ना, एसिटिक एसिड। तो इसी तरह से इसका भी एक कॉमन नेम है। हालांकि IUPAC लिखोगे तो मेरे ख्याल से समझ जाओगे 1 2 2 3 डायॉल पायॉल करके लिख देंगे, लेकिन IUPAC की बात नहीं, कॉमन नेम की बात करो। दिस इज पिनाकोल, कॉमनली दिस इज नोन एज पिनाकोल। ये आदमी H+ या एसिडिक एनवायरनमेंट में रीअरेंजमेंट करके जिस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसको पिनाकोलोन कहते हैं।
और इस तरह का जो रीअरेंजमेंट है वो जब भी देखने को मिलेगा तो आप उसका नाम ही रख देंगे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। बात समझ रहे हो? हालांकि पिनाकोल ये है और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो पिनाकोलोन होगा। इस रीअरेंजमेंट को पिनाकोल पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट बोला जाएगा। लेकिन इस टाइप का रीअरेंजमेंट जब भी दिखेगा तो आप बोलेंगे यही, देखो ये देखो पिनाकोल पिनाकोलोन होगा। एक कॉमन नाम बना दिया गया पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, जबकि पिनाकोल ये है और इसके प्रोडक्ट को पिनाकोलोन कहते हैं। इसके अंदर होने वाले रीअरेंजमेंट के जैसा कोई भी रीअरेंजमेंट जब भी दिखता है तो हम उसे पिनाकोल पिनाकोलोन का नाम देते हैं। यहां तक समझ में आई बात? अब क्या रीअरेंजमेंट है जरा समझ लेते हैं। मेरे ख्याल से पहले स्टेप में तो कोई तकलीफ ही नहीं है। पहले स्टेप में बताइए क्या करेंगे सर? तो बचपन से करते चले आ रहे हैं, प्रोटोनेशन को कोई नहीं रोक सकता। आप H+ डालेंगे तो प्रोटोनेशन होगा ही होगा, यानी फर्स्ट स्टेप होगा मेरा प्रोटोनेशन। तो चलिए फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन कर देते हैं। यहां पर OH आ गया, इधर प्रोटोनेशन कर दिया तो ये आ गया आपका OH2+ और ये आ गया CH3। बताओ यहां तक ठीक है? अच्छा अब ध्यान, तुम समझ रहे हो कि गड़बड़ क्या हो रही? गड़बड़ हो रही भाई साहब ये बताइए, आपने तो इस तरह का प्रोडक्ट कंपाउंड लिया है जिसमें प्रोटोनेशन राइट करे चाहे लेफ्ट करे सेम आएगा, सिमेट्री। तो इसका मतलब तुम्हें ये चार्ज हो सकता है सवालों में ध्यान देना पड़े क्या कि भैया दाएं को निपटाएं या बाएं को निपटाएं। ये समझ के बात को पहली दिक्कत समझ में आ गई। हम धीरे करके उस दिक्कत पे भी आएंगे, बट ये समझ में आ गया कि जब कभी कोई सवाल देखने को मिलेगा तो उसमें मुझे ये भी ध्यान देना पड़ सकता है कि H+ को राइट वाले H+ को प्रोटोनेट करें या लेफ्ट वाले H+ को प्रोटोनेट करें, ये हमें देखना पड़ सकता है। क्लियर है ये? सर दोनों को नहीं कर सकते? दोनों को प्रोटोनेट नहीं करेंगे ना, फिर दोनों को प्रोटोनेट करोगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, तो ये एक प्रोटोनेट होगा और उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़े। ये नोएडा 4 वाला सो गया क्या? इसको उठा लो भाई, पानी नहीं मारो इसके मुंह पे। सो जाते हैं क्लास में, उठो बे, बाहर चले जाओ। ये क्लास में सो कैसे जाते हैं यार? कोई लोरी सुना रहे हैं क्या? ऑर्गेनिक से नींद अच्छी आती होगी सर। ऑर्गेनिक से नींद अच्छी आती, बात तो तुम्हारी सही। तो खैर, तो ये वाली बात बताओ समझ में आ गई? तो यानी आपने सबसे पहले स्टेप को प्रोटोनेट किया। अब ये भी ध्यान देना पड़ सकता है हमें कि किस OH को प्रोटोनेट करें, तो चलो इस बारे में भी बाद में सोचेंगे। ठीक, अच्छा ठीक है, प्रोटोनेट कर दिया, आप क्या करें? अब सर यहां पर देखिए O पे+ आ रहा है तो बड़ा परेशान वाली मामला है। O पे+ तो स्टेबल नहीं होता, तो ये क्या बोलेगा? हम पानी के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। ये यहां से पानी बाहर निकल जाएगा खड़ाक से। जैसे ही पानी बाहर निकलेगा कार्बोकैटायन तैयार होगा, यानी सबसे पहले आपने बढ़िया कार्बोकैटायन तैयार कर लिया। ये OH आ गया, यहां भी CH3 है, यहां भी CH3 है और ये आपका प्लस बन गया। बताओ यहां तक समझ में आया? अब क्या होगा? अब ये पॉजिटिव चार्ज के बारे में तो मेरे ख्याल से सारी दुनिया जानती है कि पॉजिटिव चार्ज जो है जब भी बनता है वो ये जरूर देखता है कि कहीं अगल बगल मजा आ जाए। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन तुमने सुना, कुछ जगह जुगाड़ बन जाए, इधर चले जाए उधर चले जाए। तो क्या इस कार्बोकैटायन को ऐसा लगता है कि इसको कहीं जाना चाहिए या इसको लगता है यहीं ठीक? नहीं सर, ये इस टाइम पर कौन सी डिग्री का कार्बोकैटायन? अरे भाई क्या है, हम तो यहीं अच्छे हैं, हमें इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे, बगल में चले गए अगर लेफ्ट साइड में तो मजा आ जाएगा क्योंकि लोन पेयर मिल जाएगा। हमने का मतलब आप भूल गए इस बात को। लोन पेयर से कार्बोकैटायन का स्टेबलाइजेशन सबसे जबरदस्त स्टेबलाइजेशन माना जाता है। यानी अगर कार्बोकैटायन को कभी लोन पेयर स्टेबलाइज कर दे तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना खुश हो जाता है। हम पहले ही बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि लोन पेयर की वजह से कार्बोकैटायन को जो स्टेबलाइजेशन मिलता है, उस स्टेबलाइजेशन में सिर्फ एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओनली अ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। इस केस में सिर्फ एक नया बॉन्ड बनता है, कोई बॉन्ड टूटता नहीं। आप ध्यान से देखिए, जबकि और जितने भी रेजोनेंस होते हैं, जितना भी रेजोनेंस होता है उसमें एक डंडा टूटता है, एक डंडा बनता है, एक डंडा टूटता है, एक डंडा बनता है। लेकिन यही अकेला ऐसा रेजोनेंस होता है जिसमें सिर्फ बॉन्ड बनता है, टूटता कुछ नहीं। दिख रहा है भाई? ये O का लोन पेयर जब अंदर चला जाएगा तो O पर प्लस आ जाएगा। इसमें क्या कोई बॉन्ड ब्रेक किया है मैंने? सिर्फ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन है और इस फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में बड़ा जबरदस्त इजाफा होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई और कार्बोकैटायन की बात करनी हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर देखिए यहां पर भी तो रेजोनेंस है, ये देखिए तुम देख रहे हो यहां भी रेजोनेंस की कंडीशन है। लेकिन इस रेजोनेंस में होगा क्या सर? इस रेजोनेंस में देखिए ये पाई बॉन्ड टूटेगा और ऊपर एक पाई बॉन्ड बनेगा, यानी एक डंडा टूट रहा है ये वाला और एक डंडा बन रहा है। यानी एक टूट रहा है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एक बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। उतना फायदा नहीं है सर, इस केस में सिर्फ बनना ही बनना है, टूटना कुछ नहीं है। यानी कार्बोकैटायंस को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब वो लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। बताओ समझे बात?
सर क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इस नए बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। वही चीज देखिए यहां पर भी है। उसको क्या यहां बुरा लग रहा है? बताइए, क्या CH3 के तमाम हाइपर कॉन्जुगेशन इसको स्टेबलाइज नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो ये इसको क्या परेशानी कह रहा है? नहीं, परेशानी कुछ नहीं है, लेकिन बगल में चले गए तो आप सोच भी नहीं सकते कितना मजा आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, बगल में चले जाओ। क्यों? क्योंकि अगर बगल में चले गए तो O का लोन पेयर उसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा और लोन पेयर से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एक जबरदस्त स्टेबलाइजेशन माना जाएगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज फौरन रीअरेंज करेगा और इन दोनों में से किसी भी एक मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करना पड़ेगा और शिफ्ट करते ही आपके पास फाइनली CH3C यहां पर प्लस आ जाएगा, नीचे OH होगा। एक मिथाइल पहले से थे, दो मिथाइल पहले से थे, एक मिथाइल और आ जाएगा और जैसे ही यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। O का लोन पेयर अंदर आते ही O पर पॉजिटिव आएगा, वो H प्लस को छोड़ देगा, बात खत्म। दिस इज एसिड कैटलाइज्ड प्रोसेस। ये आ गया CH3, ये आ गया CH3, ये आ गया CH3 एंड दिस इज पिनाकोलोन। ये हमारा पिनाकोलोन होगा जो पिनाकोल से तैयार हुआ एंड द प्रोसेस और द रीअरेंजमेंट इज पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंज। अब तुम देख रहे हो, तुम्हें यहां पर दो बातें का खास ध्यान रखना। पहला, पानी कहां से निकालें? बताओ, समझ गए बात आई? पानी यहां से भी निकल सकता है, पानी यहां से भी निकल सकता है। इस सवाल में दिक्कत नहीं है। क्यों? तो सब सिमेट्री है सर, कहीं से पानी निकाली, बात खत्म। और दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात यह कि जब पॉजिटिव चार्ज को आप बगल में लाने की कोशिश करेंगे तो इस कार्बन से लगे किसी एक ग्रुप की शिफ्ट करनी पड़ेगी। सर यहां फिर दोनों CH3 हैं, आपको सोचना नहीं पड़ा, चाहे इसको पटको चाहे उसको पटको, आंसर विल बी सेम। लेकिन सर हो सकता है हमें कभी सोचना पड़े, ये तो हो सकता है सर हमें कभी सोचना पड़े कि भाई हमें इस ग्रुप की शिफ्ट करनी है या इस ग्रुप की शिफ्ट करनी है। तो ऐसे में भी हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। हम बात करते हैं अभी कि शिफ्टिंग किस ग्रुप की जाएगी। यानी आपको इस पूरे पिनाकोल पिनाकोलोन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है जेई के एडवांस लेवल पर, इसमें एक दो बार सवाल बन चुका है जिसमें यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का प्रोसेस हो तो सबसे पहले आप प्रोटोनेशन करके पानी निकालेंगे। अब पानी निकालने की दो जगह होंगी, एक यहां से पानी निकल सकता है, एक यहां से पानी निकल सकता है। आप डिसाइड करिएगा पानी कहां से निकलेगा। और ये चीज कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अगर आप यहां से पानी निकालते हैं तो यहां का कार्बोकेटाइन चेक करिए, यहां से पानी निकालते हैं तो यहां का कार्बोकेटाइन चेक करिए, और इन दोनों कार्बोकेटाइंस में से जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहीं से पानी निकलेगा। यहां तक समझ में आई बात? दूसरी बात, कार्बोकेटाइन बनने के बाद वो फर्दर रीअरेंज करके OH के सर पर खड़ा होना चाहता है, और OH के सर पर खड़े होने के लिए उसको जिस कार्बन पर OH लगा है उस कार्बन पर लगे दो ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप की शिफ्ट करनी पड़ती है। वो शिफ्टिंग किसकी की जाएगी ये भी पता होना चाहिए। यानी मुझे ऐसा लगता है इस पूरे टॉपिक में सिर्फ दो बातें इंपॉर्टेंट है, पानी कहां से निकाला जाए और दूसरी बात किस ग्रुप की शिफ्ट की जाए। अगर ये दोनों बातें मुझे पता चल जाए तो मैं पिनाकोल पिनाकोलोन में आने वाले सवाल कर सकता हूं। यहां तक ठीक है? Yes. सर शिफ्ट के बाद में क्या किया, थोड़ा सा रिपीट कर सकते हो? यहां पर हाँ सर, मतलब हमने पहले तो मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट कर लिया। ठीक है, मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो यहाँ कार्बोकेटाइन बना दिया। यहां तक ठीक है? हाँ सर। फिर ये O का लोन पेयर जैसे यहां दिखाया मैंने, ये वाली बात, तो फिर सर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो रेजोनेंस कर लेगा, तो रेजोनेंस कर लेगा तो O पर प्लस आ जाएगा। हाँ सर। O पर प्लस आते हुए H प्लस छोड़ देगा ये। ओके सर। तो ये डबल बॉन्ड बन गया। यहां जब ये अंदर आया तो ये डबल बॉन्ड बन गया, और इसीलिए एसिड कैटलाइज्ड है। पहले स्टेप में आपने H प्लस को खाया कि नहीं? हाँ सर। और फिर आपने उल्टी कर दी, खाया निकाल दिया। क्या होता है ये? यही तो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट का ये काम होता है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो बाहर आके खड़ा हो जाता है, लगता है जैसे कुछ कर ही नहीं रहा जबकि बहुत कुछ कर रहा है। समझ लो, यानी ये एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म है जिसमें आपने H प्लस को यूज किया, बाद में अपना मस्त बाहर निकाल दिया। फायदा क्या हुआ? फाइनली रीअरेंजमेंट के बाद ये हमारा पिनाकोल या पिनाकोल टाइप का सिस्टम पिनाकोलोन टाइप के सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है। द रीअरेंजमेंट इज नोन एज पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। वी हैव टू इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर। पहला, पानी कहां से निकलेगा, दूसरा शिफ्टिंग किसकी की जाए। अगर ये दोनों बातें समझ में आ जाए तो किसी भी तरह के सवाल का आंसर दिया जा सकता है। पहली बात, पानी वहां से निकलेगा जहां से निकलने के बाद बना हुआ कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। ये तो मेरे ख्याल से लॉजिकल है। मतलब यहां से भी पानी निकालो तो प्लस आ जाएगा, यहां से पानी निकालो यहां प्लस आ जाएगा, तो जहां का प्लस ज्यादा अच्छा लगे वहां से पानी निकाल देंगे। तो ये तो मेरे ख्याल से सारे लोग कर लेंगे क्योंकि तुम्हें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का आइडिया है। ठीक। दूसरी बात, शिफ्टिंग किसकी करेंगे ये ध्यान रखना। तो मेरे हिसाब से शिफ्टिंग किसकी करेंगे तो इसमें दो एक रूल है वो याद कर लेते हैं। बहुत आसान सी दो एक चीजें हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए। वो ये है कि जो शिफ्टिंग का क्राइटेरिया होगा उसमें हाइड्राइड की शिफ्टिंग एराइल के ऊपर और एराइल की शिफ्टिंग एल्काइल के ऊपर मानी जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप
सिर्फ एल्काइल ग्रुप्स की शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं और उनमें कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 3 डिग्री की शिफ्टिंग 2 डिग्री के ऊपर और 2 डिग्री की शिफ्टिंग 1 डिग्री के ऊपर और 1 डिग्री की शिफ्टिंग मिथाइल के ऊपर मानी जानी चाहिए। तीसरी बात, अगर आप कुछ एराइल ग्रुप्स में कंपैरिजन करना चाह रहे हैं तो पैरा एनिसाइल की शिफ्टिंग, इसके पीछे सिर्फ एक लॉजिक है, वो हम तुम्हें बता देते हैं। शिफ्टिंग का लॉजिक क्या है? पैरा एनिसाइल की जो शिफ्टिंग है वो पैराटोलाइल के ऊपर, पैराटोलाइल की शिफ्टिंग फिनाइल के ऊपर, फिनाइल की शिफ्टिंग पैराक्लोरोफिनाइल के ऊपर और इसकी शिफ्टिंग पैरानाइट्रोफिनाइल के ऊपर। अब मैं तुम्हें रीजन बताता हूं, सब कुछ भूल जाते हैं। रीजन सिर्फ एक ही है, शिफ्टिंग उसकी करनी है, एक सेकंड रुकना जरा, शिफ्टिंग उसकी करनी है जो ग्रुप इस प्लस को मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज सप्लाई कर सके, बस बात खत्म। यानी मुझे उस ग्रुप की शिफ्ट करनी होती है, इस कार्बन से लगे उन 2 ग्रुप्स में से उस ग्रुप की शिफ्ट करनी है जो बगल के कार्बोकेटाइन को मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज सप्लाई कर सके ताकि उसको वो खुश कर सके। हमें सिर्फ उसी ग्रुप की शिफ्ट करनी, क्योंकि उसी की शिफ्टिंग के दौरान जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो स्टेबलाइज होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप जैसे यहां पर ये है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री सपोज, तो 3 डिग्री ज्यादा कार्बन लगे हुए आदमी, ये कार्बोकेटाइन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। सिमिलरली एनिसाइल ग्रुप जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू टोलाइल, एज कंपेयर टू फिनाइल। और कहीं क्लोरो लगा दिया जाए तो वो तो चूसता है, वो तो कार्बोकेटाइन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैसे भी नहीं देगा। और कहीं नाइट्रो लगा हुआ वो तो बिल्कुल ही नहीं देगा, क्योंकि नाइट्रो तो किसी भी सूरत में इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर ही नहीं सकता। मेरी बात समझ रहे हो? यानी शिफ्टिंग हमेशा उस ग्रुप की जाएगी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा कार्बोकेटाइन। अब आप आसानी से शिफ्ट भी कर सकते हैं, कोई भी एग्जांपल लेके ये बात की जा सकती है। जैसे मान लीजिए ऐसे ही कुछ पूछ लिया जाए, CH3 C CH3 OH CH3 C2H5 OH, और ये आ गया आपका एक सवाल। बताओ, सबसे पहले बताओ पानी कहां से निकले, राइट और लेफ्ट? राइट साइड से पानी निकलेगा, क्योंकि राइट साइड से पानी निकलने के बाद का जो कार्बोकेटाइन है वो लेफ्ट साइड के कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है। मानते हो सब लोग? गलत मानते हो, लल्लू हो तुम लोग। बस राइट साइड का कार्बोकेटाइन कैसे अच्छा हो रहा है? इसके तो हाइपर कॉन्जुगेशन कम है यार। माय गॉड, यस हाइपर कॉन्जुगेशन उसके 5 बराबर। मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में भी अभी हवाएं चल रही, हवाओं से देखते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन बड़ा रोल प्ले करते हैं भाई। यहां पर आप देखिए, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH2CH3, दिख रहा है CH2CH3? अगर ये CH2CH3 है तो दिस कार्बोकेटाइन इज स्टेबल ड्यू टू 5 हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 और 2 यहां से दिख रहा है, 2 वाले CH2 वाले। यस सर, को बना के देख लो भाई, मतलब हद हो गई। ये ऐसे हो गया ना, CH3 C CH3, इधर आ गया OH, इधर आ गया CH3, इधर आ गया CH2CH3 और ये आ गया आपका OH। अब अगर आपने राइट साइड से अगर पानी निकाला सपोज, तो यहां जो प्लस बनेगा, इस प्लस की स्टेबिलिटी 5 हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से होगी। पहचान रहे हो? और इस जगह पर इसका मतलब ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से लेफ्ट वाला। यानी पानी कहां से निकलेगा? लेफ्ट वाले से। पानी निकल गया तो कार्बोकेटाइन बनेगा अपना बढ़िया ये वाला। चलिए बना देते हैं। अब सर पहला काम हो गया। अब सर लेकिन इसको मजा नहीं आ रहा है, इसको यहीं आना है। क्यों? क्योंकि सर ये लोन पेयर से स्टेबलाइज होना चाहता है। बताओ, समझे बात? क्योंकि इसको ऐसा लगता है भाई तुम हाइपर टाइपर हटाओ, अगर लोन पेयर दिख जाए तो मजा आ जाएगा। यानी ये किसी भी सूरत में बगल में जाएगा। लेकिन अब बगल में जाना है तो बगल में लगे किसी ग्रुप की शिफ्ट करनी पड़ेगी। अब ग्रुप कौन कौन से लगे? एक मिथाइल और एक इथाइल। क्या पढ़ा है? इथाइल ज्यादा देता है इलेक्ट्रॉन, सो अल्टीमेटली 2 डिग्री या 1 डिग्री की शिफ्टिंग मिथाइल के ऊपर होगी। तो शिफ्ट किसकी करोगे? इथाइल की। यानी फाइनल आंसर अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, मेरा डायरेक्ट आंसर आएगा CH3 पहले से था, CH3 पहले से था, C2H5 वहां से आ गया, इधर CH3 पहले से था, डबल बॉन्ड O तैयार, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। बताओ, समझे? यस सर। यार अब देखो, ये वाली गलती मत करना। मतलब मैं तो ये सोच के बात कर रहा हूं कि हमें ये पता है कि पानी कहां से निकलेगा, हम सिर्फ दूसरी बात पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कर रहे हैं कि शिफ्टिंग उस ग्रुप की करना जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोकेटाइन को प्रोवाइड कर सके, क्योंकि उसी की शिफ्टिंग के दौरान जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो स्टेबलाइज करती है, वो स्टेबल होती है। सर जो आपने
पहले तो लिखे हैं थर्ड वाले पॉइंट में, एक बार वो बताना, वो उनका वो स्ट्रक्चर बना दो। एनिसाइल, एनिसाइल नहीं जानते? OCS3 एनिसॉल होता है ना, OCS3। और जो टॉलाइल होता है, टॉलुइन, टॉलुइन, ये ग्रुप, ये टॉलाइल CS3 लगा हुआ। और तुम जानते हो क्यों मैं कह रहा हूं इसकी प्रेफरेंस? क्योंकि तुम जानते हो O का लोन पर रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, याद है, +R। और CS3 हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो ये दोनों वो ग्रुप हैं जो कार्बोकैटायन को मस्त कर देंगे, खुश कर देंगे। लेकिन इनके चक्कर में मत पड़ जाना, ये तो चूस चास के कार्बोकैटायन को वैसे ही बर्बाद कर देंगे। ये कहेंगे हमें क्यों शिफ्ट कर रहे हो, हम तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, हम तो उससे भी ले लेंगे। बात समझ लो कि नहीं? इसलिए इनकी प्रेफरेंसेस लास्ट में चली गई, और वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के हैं उनकी प्रेफरेंसेस इंक्रीज कर दी। सर समझ पाए? यस सर। सर हाँ सर, ये आप लास्ट में अपन शिफ्ट कैसे कर रहे हैं कि किसको शिफ्ट करेंगे? जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा देता है, हाँ, जो कार्बोकैटायन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए कुछ रूल है हल्का सा, कि हाइड्राइड की प्रेफरेंस रखो एराइल के ऊपर, एराइल की प्रेफरेंस रखो एल्काइल के ऊपर। फिर कुछ रूल बनाया गया कि अगर आपको डिग्रीज में कंपेयर करना हो तो एल्काइल ग्रुप्स में 3 डिग्री को 2 डिग्री के ऊपर, 2 डिग्री को 1 डिग्री के ऊपर। अगर आपको एराइल ग्रुप्स में कंपेयर करना हो तो ऐसे ग्रुप्स जो डोनेटिंग नेचर के हैं वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, और जो विड्रॉइंग नेचर के हैं वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को घटाएंगे। तो समझे बात? जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए और एग्जांपल लेते हैं जरा, तुम ही लोग सर इसमें एक बात और पूछनी थी। हाँ, थोड़े बहुत सर मैंने क्वेश्चन करे थे, उसमें हमने इपॉक्साइड भी बना दी थी, क्योंकि इपॉक्साइड के चांसेस अब बिल्कुल बन सकता, इपॉक्साइड के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि वो इपॉक्साइड एसिडिक एनवायरनमेंट में फिर से ब्रेक कर जाता है, माइनर प्रोडक्ट बना सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं, है ना? जैसे तुम अगर ये कहते हो कि भाई इस सवाल का आंसर हम किसी और तरह से भी लिख सकते थे, हाँ बिल्कुल लिख सकते थे, मैं मना नहीं करता, बट दैट इज माइनर। इनफैक्ट इसका एक और माइनर प्रोडक्ट भी बन सकता। अगर तुम यहां पर H+ डालते हो तो अभी मैंने क्या बोला था कि भाई पानी निकाल देना, यही हुआ था बात? यस सर। तो पानी निकाल देंगे तो सर कार्बोकैटायन बना दीजिएगा, चलिए बना देंगे। तो तुम्हें नहीं लगता O का लोन पेयर भी जुड़ सकता है? और अगर O का लोन पेयर जुड़ गया तो आपका आंसर आ जाएगा वो इपॉक्साइड बन जाएगा। ये बिल्कुल बन सकता, इसमें कोई मनाही नहीं है, ये बिल्कुल इपॉक्साइड बन सकता, ये बन सकता, बिल्कुल हो सकता। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है कि आपका माहौल एसिडिक है, आपने एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा। इपॉक्साइड्स जनरली एसिडिक एनवायरनमेंट में फर्दर प्रोटोनेट हो जाते हैं। ये देखिए आप, फिर से प्रोटोनेशन हो गया, फिर से प्रोटोनेशन हुआ तो O पे फिर से प्लस आ जाएगा, फिर से प्लस आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन खींच के डंडा तोड़ देगा, फिर वही बकवास चालू। बात समझ लो कि नहीं? तो माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में इपॉक्साइड्स दिख सकते हैं। इनफैक्ट माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में तो आपको एक एल्कीन, डाईइन भी दिख सकती है। आप थोड़ा सा अकल लगाइए, आपको डाईइन भी दिख सकती है। डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन नहीं मतलब डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इधर से भी हो गया, डिहाइड्रेशन उधर से भी हो गया, एक एल्कीन देख सकते। लेकिन फिर तुम जानते हो एल्कीन्स एसिडिक एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती हैं, फिर खत्म खेल। बात समझ रहे हो? तो ये माइनर प्रोडक्ट्स दिख सकते हैं, बट मेजर प्रोडक्ट विल बी पिनाकोलोन। लक्ष्य समझ में आया? यस सर। है ना? तो ये हमारे माइनर प्रोडक्ट्स में काउंट हो सकते हैं। मतलब डिहाइड्रेशन का मतलब समझते हो ना, इधर से OH निकला, इधर से H निकला, बीच में डंडा आ गया, उधर से H निकला, इधर से OH निकला, बीच में डंडा आ गया। ये पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इन पॉसिबिलिटीज को माइनर कंसीडर किया जा सकता है। मेजरली द आंसर शुड बी पिनाकोलोन, बिकॉज द एनवायरनमेंट इज एसिडिक। In acidic environment, this epoxide is highly unstable and this alkene system is highly unstable because acidic environment में alkenes तो exist करेंगी नहीं, क्योंकि वो H+ को खाएंगी, क्योंकि alkenes की आदत है electrophilic addition reactions करने की। और epoxides जो कि highly strained 3-membered cycle है, जिसको फौरन प्रोटॉन देखते ही खुलने की आदत है, ये फौरन खुलने की कोशिश करेगा। So ultimately the major product will be pinacolone, not this diene system or this epoxide system। समझ गए ना? Yes, तो अगर आंसर लिखना हो तो हमेशा पिनाकोलोन बनाना, मतलब उस मेथड को फॉलो करना। तो अब जैसे मान लीजिए और एक सवाल ले लेते हैं। हमें तो ये डर लग रहा है कि तुम पता नहीं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी पहचान पाओगे कि नहीं यार, तो बड़ा झंझट हो रहा है।
एक दो सवाल और है, मैं यही छोटे से लिख देता हूं, मतलब मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना चाह रहा हूं, फिर सॉल्व हम भले ही अच्छी तरह से कर लेंगे। ये सवाल जेई में पूछा गया सवाल है जो मैं लिख रहा हूं। इनके नंबर भी डाल लो, मतलब कहीं गड़बड़ ना लगे। 1 2 3 4। एक दो बातें और करनी है इसी के अंदर, तो पहले ये जरा जल्दी से कर लो। सर क्वेश्चन अगर मल्टी करेक्ट हुआ एंड उसने एंड तो हम इपॉक्साइड वाला भी टिक कर सकते हैं ना? हाँ, फिर उसमें वो देख लेना। हाँ, उसमें देख लेना कहीं धुआं हुआ ना निकल रहा हो। एक ऑप्शन में कहीं लिखा हो धुआं भी निकलेगा, तो उसे भी टिक करना फिर, क्योंकि थोड़ा बहुत धुआं भी निकलता होगा। ठीक है सर। अबे तक मजाक कर रहे हैं हम, धुएं को भी टिक करोगे तुम? नहीं सर, पता है सर, मजाक कर रहे थे इसलिए। हाँ, ये मल्टी करेक्ट नहीं आएगा भाई, ये सीधे सीधा आएगा सवाल का आंसर लिखिए। मल्टी करेक्ट तो वो इलॉजिकल से सवाल होता है। मतलब मल्टी करेक्ट में तो जैसे थोड़ा सा सर उसमें धुआं भी निकला था तो वो भी लिख देते, धुआं भी निकाल देंगे, उसे भी टिक कर देंगे। तो मल्टी करेक्ट के सवाल नहीं है ये, मल्टी करेक्ट के सवाल अलग ही टाइप के होते हैं ना, तो ये मल्टी करेक्ट का नहीं लगता मुझे। हाँ, इसमें बल्कि सवाल ये पूछना चाहिए कि व्हाई नॉट इपॉक्साइड और व्हाई नॉट दिस डाइइंग सिस्टम व्हिच इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मुझे ये ज्यादा अच्छा सवाल लगता है कि इस प्रोसेस में आप डाइइंग सिस्टम या इपॉक्साइड क्यों नहीं बनाते, जबकि बड़ी आसानी से बन सकता। तो आपका सवाल ज्यादा अच्छा बनता है, बिकॉज द एनवायरमेंट इज एसिडिक, दे बोथ आर अनस्टेबल इन दिस एसिडिक एनवायरमेंट, सो फाइनल आंसर विल बी पिनाकोलोन। मतलब बात समझ रहे हो कि नहीं? तो वो इस तरह से कुछ पूछ सकता है। मुझे नहीं लगता मल्टी करेक्ट का कोई भी ऑप्शन बनता। अगर बने तो आप इपॉक्साइड और डाइइंग सिस्टम को भी टिक कर सकते। अब वो डिपेंड करता है, मतलब वो है ना कि वो ऑप्शन वो दे रहा है या वो वाले ऑप्शन नहीं है, वो तुम देख ला। अदरवाइज आंसर जब भी पूछेगा इसका आंसर पिनाकोलोन लिखना पड़ेगा आपको। ओन तो बनाना ही है, ओन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है सर। अब जैसे देखो ये पहला वाला है, फटाफट करके देख लो। हमें तो लगता है 2 ही बातें पता करनी थी, कौन सी? पानी कहां से निकलेगा और शिफ्ट किसकी होगी, यही है इसका मतलब। यस सर। तो ये आगरा में कोई बताए भाई, आगरा से कोई बच्चा, आगरा वाली मैम जो बैठी है, एक मैम बैठी है आगे आगे की तरफ, मैम बैठी, हाँ, जो सेंटर पे काम आती है, उस दिन पता चला था हमें। बताओ, तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या बेटा? मैं भूल गया। क्या? हर्षिता। हर्षिता, हर्षिता तुम बताओ पानी कहां से निकलेगा, राइट और लेफ्ट? सिर्फ तुम्हें राइट और लेफ्ट बोलना बस। हम ठीक है, 2 में से सर किसी एक तरफ से निकल ही आएगा, तो 2 में से कहीं से ना कहीं से, लेफ्ट या राइट? फिर से बोलो। राइट। क्यों? बिल्कुल सही है। क्यों? आप बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। ऐसा सर राइट से पानी निकालिएगा, क्योंकि राइट से पानी निकलने के बाद जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो इसके इधर भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, 2 जगह रेजोनेंस, और इधर भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ऐसा नहीं है वहां वाला भी खराब है, वहां वाला खराब नहीं है, लेकिन सर बात खराब अच्छे की नहीं है, बात है रिलेटिवली बेटर कौन सा। तो रिलेटिवली राइट वाला बेटर। लेफ्ट वाले में क्या बुराई थी कि अगर आप यहां प्लस बनाते हैं तो सर ऊपर रिंग के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा और CH3 के हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल होगा। यहां दोनों तरफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, तो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा माना जाएगा? राइट वाला। यही कह रहे हो ना? तो इसका मतलब ये हुआ आपने सबसे पहले पानी बाहर निकाला राइट साइड से, बिल्कुल सही है, तो प्लस यहां गया। लेकिन फिर वही है सर, सारी बातें छोड़िए, आना तो यहां है, क्योंकि यहां इसको लोन पेयर दिखते हैं और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी लोन पेयर की वजह से खास दिखाई देती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये राइट साइड में शिफ्ट, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा। अब शिफ्ट करेगा तो बात हुई हमारी कि सर या तो इसकी शिफ्टिंग करेंगे या इसकी शिफ्टिंग करेंगे, तभी आपका काम चलेगा। और बात हुई हमारी एराइल और एल्काइल में प्रेफरेंस एराइल की है, यानी कि शिफ्टिंग होगी साहब की। साहब को उठा के पटक दिया जाएगा और आपका फाइनल आंसर तैयार हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखना चाहो लिख लोगे अपने आप? तो इसका आंसर अपने हिसाब से लिख देंगे। एक ही कार्बन पर हमें लगता है तीनों तरफ फिनाइल आ जाएगा और इधर आ जाएगा CH3 के साथ डबल बॉन्ड हो, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? यस सर। सर जो अपनी कार्बन के ऊपर बना है वो फिनाइल का सिंबल होता है? हाँ, मतलब मैं तो बना ही देता हूं, मैंने पता नहीं, मुझे या तो मेरे टीचर ने कभी बना के दिखाया होगा या पता नहीं मेरे दिमाग में, मुझे पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है जब मुझे जगह कम मिलती है तो मैं ऐसे फिनाइल बना देता हूँ। तुम चक्कर में मत पड़ना, तुम मत बनाना, ये आगे पीछे से नंबर कट जाएंगे तुम्हारे कॉपी में तो जगह होगी ना, तुम पूरे ही बेंजीन बना दो, पीएच लिख दो, पीएच। ओके सर।
सिर्फ PH लिख दो। मैं तो कभी कभी ऐसा बना देता हूं जल्दबाजी में, जैसे तो ये तुम पहचान लोगे कि फिनाइल है। ठीक है, अच्छा पहला सवाल। दूसरे पे आते हैं। हमें लगता है दूसरा वाला सवाल पहले वाले सवाल से ज्यादा आसान है इन टर्म्स ऑफ कि पानी कहां से निकलेगा। हर्षिता बताओ, समझती हो बात को? इस सवाल में क्या ये सोचना है कि पानी कहां से निकलेगा? कहीं से भी सिमिट्री है, तो इसका मतलब यू आर इन टर्म्स ऑफ पानी का निकलना, दिस इज इजियर देन दिस। ये तो समझ में आती बात, ठीक, क्योंकि इसमें तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से मतलब ही नहीं। तो फिर बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले पानी निकाल देते हैं। राइट और लेफ्ट में से कहीं से भी निकाल दो। चलिए राइट और लेफ्ट में से कहीं से भी निकाल देते हैं। तो पानी मान लीजिए हमने यहां से निकाल दिया। पानी यहां से निकालेंगे तो यहां प्लस आ जाएगा। फिर वही वाली बात आती है, सर प्लस तो आ गया है लेकिन मजा तो तभी है जब ये प्लस यहां आए। क्यों? क्योंकि नीचे लोन पे है। तो ऐसे में इस प्लस के एडजेसेंट कार्बन से किसी ग्रुप की शिफ्ट करनी पड़ेगी। अब शिफ्ट किसकी करेंगे? ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, याद है? दोनों में से किसी की रिंग एक्सपेंशन है। सर ये CH2 को उठा के शिफ्ट कर दीजिए, ये रिंग एक्सपैंड कर जाएगी और ये वाली रिंग 6 बन जाएगी और वो 5 ही रह जाएगी। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप, और देखो शिफ्टिंग का अगर तुम्हें याद हो मैंने जो तरीका बताया था, तुम उसी तरीके को फॉलो करो एक बार। देखो बिल्कुल जो तरीका तुम्हें बताया गया वही लेते हैं एक बार। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर शिफ्टिंग करनी हो तो तरीका ये है, जिसकी करनी है उसको माइनस, जहां से करनी है उसको प्लस, और माइनस को पुराने वाले प्लस पे जाके जोड़ना। याद है ये वाली बात? यस सर। अब देखिए क्या होगा, ये वाला बॉन्ड तो मिटा दिया आपने और ये जो रिंग बची अंदर की वो 6 मेंबर्ड रिंग हो गई। यानी आप अगर समझ पा रहे हैं तो समझिएगा जरा, ये एक 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, इसके बगल में एक 5 मेंबर्ड रिंग आ गई और इस 6 मेंबर्ड रिंग के नीचे आ गया डबल बॉन्ड। हो अपने आप पहचानो, ये है मेरा फाइनल आंसर। सब लोग अपने आप करके देखो। हो गया सर। शाबाश। डबल बॉन्ड कैसे आया? अरे यहां पर प्लस आएगा तो ये लोन पर अंदर, अरे इतनी देर से डबल बॉन्ड आ रहे थे, ये डबल बॉन्ड आता तो है। ये जब यहां प्लस आ जाएगा तो लोन पर अंदर आ जाएंगे, लोन पर अंदर आ जाएंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, H+ बाहर निकल जाएगा। क्या सही से करके दिखाएं क्या दोबारा? है नोएडा सेक्टर 4, कोई फिर से करके दिखाए बेटा। नो सर, हो गया। उस वाले को एक बार कर लेते हैं सही से, वो ज्यादा अच्छा सवाल है। तो ये थर्ड वाला करके देख लेते हैं। थर्ड वाले में क्या है? लेफ्ट वाले से, हाँ लेफ्ट से या तो निकालो या राइट से निकालो। अगर राइट से निकालोगे तो यहां प्लस आएगा, लेफ्ट से निकालोगे तो यहां प्लस आएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि कहां से निकाल, क्योंकि अब सिमिट्री नहीं। हाँ लेफ्ट से निकालेंगे सर। कहां से? लेफ्ट से। लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट से निकालोगे तो वो रिंग फैलेगी। बताओ समझे? यस सर। और राइट से निकालोगे तो इसको फैलाना पड़ेगा। इसको क्यों फैलाएंगे? तो ऑलरेडी 6 है, 5 को 6 करो ना। बस बात समझ लो कि नहीं? यानी मेरे कहने का मतलब है कि बेहतर है कि आप राइट से लेफ्ट से निकालिए। ये सवाल ऐसे था, इसमें आपने सिमेट्रिक सिस्टम नहीं लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि पानी कहां से निकलेगा। चलिए बिल्कुल सही बात है। अगर आपने पानी को लेफ्ट से निकाला तो यहां प्लस आ जाएगा, राइट से निकाला तो यहां प्लस आ जाएगा। यहां वाला अगर प्लस आया सपोज, तो फिर ये वाली रिंग एक्सपैंड होगी, और अगर ये वाली रिंग एक्सपैंड होती है तो 6 का 7 बन जाएगी, 5 ही रह जाएगी। इससे क्या अच्छा है? इससे अच्छा तो ये है 6 को 6 रहने दो, 5 को 6 कर दो। इसका मतलब ये हुआ पानी निकालो लेफ्ट से। जब पानी निकलेगा लेफ्ट से तो सिस्टम बनेगा ऐसा, यहां आ जाएगा प्लस और ये हो जाएगा ऐसे। लेकिन फिर वही वाली बात आती है कि सर मजा तो तब है जब हमारा ये पॉजिटिव चार्ज OH के ऊपर आए, क्योंकि लोन पेयर से स्टेबलाइजेशन मिलेगा। ऐसे में क्या करना चाहिए सर? किसी एक ग्रुप की शिफ्ट करनी पड़ेगी। अब दोनों सेम है, दोनों CH2 में, तो किसी की भी शिफ्ट कर देते हैं। अगर आप CH2 की शिफ्ट करते हैं ऊपर वाले की, तो शिफ्ट करने का तरीका मैंने क्या बताया है? शिफ्ट करने का तरीका है कि जिसकी शिफ्ट करनी है उसको मिटा दीजिए, जिसकी करनी उसको माइनस दे दीजिए, जहां से कर रहे हैं उसको प्लस दे दीजिए, और माइनस को पुराने वाले प्लस पे जाके जोड़ दीजिए। बताओ देख पा रहे हो? अब ये वाला बीच का डंडा साफ हो गया ये। यस सर। तो अब ये ऊपर वाली रिंग का जरा साइज बताओ क्या बन रहा है? ऊपर वाली रिंग 6 नंबर, यानी ऊपर भी 6 बन गई और बगल में भी 6 है। अब दोनों 6 हो गए। ये देखिए ये भी 6 हो गई और ये भी 6 हो गई। और यहां आप ध्यान से देखिए डबल बॉन्ड हो कैसे, ये लोन पर अंदर आ जाएगा और यहां डबल बॉन्ड हो जाए, खत्म। तो हाँ सर यहाँ पे तो अपन ने फर्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेप के बेसिस पे फर्स्ट स्टेप देखा है। हाँ नहीं, हमने तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखी, 6 मेंबर रिंग पर प्लस।
यस सर, पहले तो यही देखना है ना कि 6 मेंबर पे प्लस ज्यादा स्टेबल बिल्कुल यही देखना है, बिल्कुल यही देखना है। वो तो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो तुम सोच रहे थे उसी को थोड़ा सा इलैबोरेट करके बोल रहा हूँ कि 6 पर प्लस बनाने से 5 6 बन सकता है ना, 5 पर प्लस बनाने से 6 को 5 7 करना पड़ेगा, जो कि फीसिबल नहीं सर। लेकिन ये सेकंड स्टेप अगर कहीं पे आ जाता है कि ये फर्स्ट और सेकंड आपस में वो कर रहे हैं, नहीं, ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि रिंग का प्लस सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन की तरफ इशारा कर सकता है और रिंग का अगला प्लस एक्सपेंशन की तरफ इशारा कर सकता है। तो वो अंडरस्टूड है कि जैसा सेकंड स्टेप में होगा वो फर्स्ट स्टेप के थ्रू ही होगा, वो गलत नहीं, गड़बड़ नहीं होगा। ओके सर, ये यहां तक समझ में आ गया भाई? ये आंसर निकल आया सबका? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, ये किसी को कोई डाउट तो नहीं है सवाल में? इधर इंदिरापुरम दोनों बच्चे नहीं है सर। सही, आसान है एकदम? यस सर। ठीक, और बाकी लोग? शेप के लिए डाउट है, मतलब शेप मतलब वो 6 मतलब 5 मेंबर रिंग थी, उसको सर 6 मेंबर बनाया, वो तो सर समझ में आता, बट कनेक्शन कैसे हो रहा है? कनेक्शन बोले तो मतलब सर वो दोनों एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं ना, मतलब ज्वाइन कहाँ से हो रहा है वही नहीं दिख रहा है। सर दोनों रिंग एक साथ ज्वाइन हो रहे हैं ना? हाँ, तो सर वही नहीं पता चल रहा। ये मिटाओ तो तभी तो पता चलेगा। अभी अब कैसे मिटेगा यार, मिटेगा ही नहीं। मतलब इसको मतलब वो उसको हम भूल जाते हैं, वो वहाँ पे है ही नहीं। नहीं, ये अब काला, इसको हटा देते हैं। अब ठीक है, अब समझ में आया? अब 6 दिख रही है कि नहीं तुम्हें? हाँ सर। तो बस यही है, और क्या। अब ये समझ रहा, ये कॉमन पॉइंट हो गया। हाँ, इस कॉमन पॉइंट पे इधर भी 6 है और उधर भी 6 है। ये तो सर दोनों तरफ में 6 मेंबर है, दोनों 6 हो गई। और एक कार्बन पर जहां से ज्वाइन है उसके बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड हो आएगा। तो जहां से ज्वाइन है उसके बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड हो। ओके सर, समझ गए? हाँ सर। चलो ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं जो अभी दिया था, जो जेई में पूछा गया है। हमें बड़ा मजा आता है, ये जेई वाले जो है ना, ये बड़ा मतलब समझ लो जज्बातों के साथ खेलते हैं। ये सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल बनाया था। अब इसमें दिक्कत क्या है, मुझे लगता है पहला पार्ट तो इसका बड़ा आसान है कि पानी कहां से निकालें। मतलब अब पता नहीं पानी क्या इसमें क्या कुछ सोचना है कि राइट से निकालें, लेफ्ट से निकालें, कहीं से भी निकाल लेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि पानी निकलने के बाद ना अजीब सा लग रहा है कि भाई इस प्लस को यहां लाना है, तो ये शिफ्टिंग कैसे करें, ये क्या लगा हुआ है, कैसे पटकेंगे इसको, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। शाबाश। और ये जेई वाले जज्बातों के साथ खेलते हैं, और इस सवाल में हमें ऐसा लगता है कि इन सारे सवालों में सबसे ज्यादा आसान सवाल, लेकिन देखने में ही सबसे अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शिफ्टिंग किसकी करें, क्योंकि वो सवाल ऐसा बनाते हैं कि जो बच्चों के आंखों से चूक सकता है। इस पर एक हाइड्राइड भी तो लगा होगा, हाइड्रोजन। यानी जैसे ही आपने पानी निकाला, यहां प्लस आ जाएगा, प्लस आते ही हाइड्राइड को पटक दीजिए, खेल खत्म हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। ये आंसर है। सर ये तो ऑप्शन से भी पता नहीं चल सकता। हाँ चल सकता है, ऑप्शन से भी पता चल सकता है। क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसमें ना मैं एक बात और जोड़ रहा हूं, बस वो ये कि ठीक है, पिनाकोल पिनाक्लोन की रिएक्शन है, हम थोड़ा हम समझ भी गए हैं, लेकिन मैंने देखा है कि पिनाकोल पिनाक्लोन एक और टाइप भी है। टाइप ये है कि जैसे मान लो ये R1 है, ऐसे ऐसे सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं उस टाइप को, बाकी नया कुछ नहीं है। R1 R2, यहाँ OH लगा है, यहाँ मान लीजिए आपका कोई और ग्रुप लगा है R3, यहाँ R4 लगा है, और यहाँ पर OH की जगह मान लो Cl लिखा है। जरा समझना बात को। तो ये भी पिनाकोल पिनाकुलोन हो सकती है अगर आपने ये रिएक्शन AgNO3 के साथ कराई। बस मुझे इतना बताना, समझना बात। मतलब तुम समझो एक्चुअली पिनाकोल पिनाकुलोन का लॉजिक क्या? लॉजिक है कि आपने एक कार्बोकेटाइन बना दिया और उस कार्बोकेटाइन के को एडजेसेंट कार्बन पर लाकर डबल बॉन्ड O बनाना है। यही लॉजिक है ना, ताकि पिनाकुलोन जैसा बन जाए। यही पर्पस है। वो चीज यहां पर भी हो रही है, आप समझिए, क्योंकि AgNO3 के बारे में हम जानते हैं कि जो सिल्वर है हमारा, इसकी एफिनिटी क्लोरीन के लिए बहुत जबरदस्त होती है।
यानी इस बार तो ये भी नहीं सोचना है कि पानी कहां से निकलेगा, क्योंकि जहां सीएल है वहीं से पानी निकलेगा, मतलब वहीं से सीएल निकलेगा, क्योंकि AgNO3 तो सीएल को लेके भागेगा। यानी इस बार तो सोचना ही नहीं है, ये तो बनना ही बनना है। यहां आ जाएगा OH और यहां आ जाएगा R3 R4 और यहां आ जाएगा सीएल निकलने के बाद प्लस। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दिस इज अगेन अ केस ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन टाइप की रिएक्शन, जिसमें आप एक OH और एक सीएल लगा के सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप एक OH एक सीएल लगा के सवाल पूछेंगे तो ऐसे में आप पानी को निकालने के मतलब कार्बोकेटाइन बनाने के लिए H+ यूज नहीं करेंगे, आप AgNO3 का यूज करेंगे। सिमिलरली अगर ऐसा कोई सवाल इस तरह से पूछा जाता है, यहां R1 है या R2 है, मान लीजिए यहां OH है और ये आपका R3 है, ये आपका R4 है और यहां लगा हुआ है NH2, तो अभी के लिए सिर्फ तुम इस बात को याद कर लो, HNO2 की रिएक्शन के HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ अगर आप रिएक्शन करते हैं तो ये भी एक्चुअली वही कार्बोकेटाइन बनाने जा रहा है। इसमें भी तुम्हें ये नहीं सोचना है कि पानी कहां से निकलेगा, जहां NH2 लगा है वहीं पर कार्बोकेटाइन बनेगा, बस आपको दिमाग ही नहीं लगाना। इसकी क्या मैकेनिज्म होगी कि प्राइमरी अमीन्स HNO2 के साथ रिएक्ट करके कार्बोकेटाइन बनाती हैं, हम ये अमीन्स के अंदर इसकी मैकेनिज्म पूरी डिटेल में करें। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि कम से कम तुमने क्योंकि पिनाकोलोन जैसी बातें की हैं, तो कम से कम ये भी याद कर लेते हैं कि HNO2 भी नाइट्रोजन गैस को बाहर निकालकर कार्बोकेटाइन बनाता है और उसके बाद सब कुछ वैसे ही होगा। इन दोनों में से किसी एक की शिफ्टिंग हो जाएगी, जिसकी भी होनी है शिफ्टिंग हो जाएगी और उसके बाद पिनाकोलोन जैसा तैयार हो जाएगा। ये जो दो केस है, ये दो केस उस पहले वाले जो तुमने पढ़ा था उस केस से ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें यह नहीं सोचना है कि पानी कहां से निकलेगा, जहां सीएल होगा वहीं से सीएल हटा दोगे और जहां NH2 होगा वहीं से NH2 हटा दोगे। इसमें यह देखना ही नहीं है कि कार्बोकेटाइन राइट बनने वाला या लेफ्ट। बताओ मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन अगर आपके पास दो OH होते तो ऐसे में फिर आपको H+ डालकर ये डिसाइड करना पड़ता कि राइट निकाले या लेफ्ट निकाले, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। वो सवाल में आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखना पड़ता है। सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें अगर सीएल की जगह बीआर होता तो भी सेम, तो भी AgBr बना देते। AgCl और AgBr के KsP वैल्यूज काफी कम होते हैं, तो इनके प्रेसिपिटेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो खट से सीएल जुड़ता है, प्रेसिपिटेट बन के बाहर हो जाता है, फिर जुड़ता है, फिर बाहर हो जाता है। तो इसलिए Ag की जो एफिनिटी है वो सीएल की और Br के लिए, I के लिए बहुत ज्यादा होती। तो अगर इसको गलती से भी कहीं Cl Br I दिख जाता है तो ये वो बेवफा इंसान है जो अपने साथ पड़े हुए एनायन को फौरन छोड़कर उस Cl Br के साथ जाके जुड़ जाता है फौरन, और प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक आगे बढ़े सर। ऊपर वाले केस में एनजीपी की पॉसिबिलिटी नहीं होगी? चांसेस तो एनजीपी के, आप देखो कार्बोकेटाइन बनने के बाद चांस एनजीपी के यही बन सकते हैं ना कि ये वाला लोन पर जाके जुड़ जाए बस। सर उससे पहले कहां? OHC पे अटैक करके सीएल हाँ नहीं, अभी मतलब ये वाला कह रहे हो, ये वाली रिएक्शन? यस सर। हाँ नहीं, इससे पहले तो वो तो चांस ही नहीं बनता ना। अगर आपने AgNO3 के साथ ले रखा है तो ये काम हो सकता था अगर बेसिक एनवायरनमेंट होता, क्योंकि अगर बेसिक एनवायरनमेंट होता तो OH के H को निकालकर O पर माइनस ले आते, फिर ये माइनस अटैक करके Cl को निकाल सकता। मतलब बात समझ, बेसिक एनवायरनमेंट में जो हेलोहाइड्रिन्स होते हैं वो इपॉक्साइड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। नॉर्मली हेलोहाइड्रिन्स तो एग्जिस्ट करते ही हैं, हेलोहाइड्रिन ये तो एग्जिस्ट करते ही हैं, इनका एग्जिस्टेंस है। लेकिन अगर आपने बेसिक एनवायरनमेंट ले रखा है तो ये हेलोहाइड्रिन इपॉक्साइड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, जिसको आप NGP बोलना चाहे NGP बोल सकते हैं। ठीक है ना? बताओ, ये हटा दे भाई, समझ में आ गई बात? चलिए ठीक है, एक और रिएक्शन जल्दी से कर लेते हैं। वो रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद HiO4, रिएक्शन विद पर आयोडिक एसिड या पीरियोडिक एसिड, कुछ भी बोल सकते हैं, पर आयोडिक एसिड, जिसको आप HiO4 कह रहे हैं। बिल्कुल आसान सी रिएक्शन है, बिल्कुल उल्टा सीधा करके इसको मुश्किल नहीं करेंगे। किसी भी कंपाउंड की HiO4 से रिएक्शन का कि तीन वो होंगे, मतलब तीन तरह के लोग होंगे जो HiO4 से रिएक्ट करें। तो हम सबसे पहले उन तीनों को याद कर लेते हैं। पहला एक ऐसा आदमी होगा जिसके एडजेसेंट कार्बन पर OH लगे होंगे, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा विसिनल डायोल टाइप का आदमी हो सकता है, विसिनल डायोल। अगर ऐसा है तो ये HiO4 से बिल्कुल रिएक्ट कर सकता है। कैसे करेगा, क्या बनाएगा, वो अलग बात। ठीक, दूसरा तरह का आदमी कौन होगा? दूसरे तरह का आदमी एक ऐसा आदमी होगा जिसके दो एडजेसेंट कार्बन पर OH और डबल बॉन्ड O लगे। ये आदमी भी हमारा HiO4 से बिल्कुल मस्त रिएक्ट करेगा। और तीसरी कैटेगरी होगी जिसमें हमारे दोनों एडजेसेंट कार्बन पर डबल बॉन्ड O लगे हों, ये भी मस्त HiO4 से रिएक्ट करेगा। इनमें से कोई भी एक केस कभी भी दिखेगा तो HiO4 से रिएक्शन होगी, बात खत्म। Now HiO4 की रिएक्शन पढ़ी है तुमने, HiO4 ऑक्सीडेशन रिएक्शन?
यस यस सर। तो HiO4 के साथ ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिल्कुल देखने को मिलेगी। अगर आपके पास 2 OH ग्रुप लगे हो तो भी ये काम हो जाएगा, एक OH डबल बॉन्ड O लगाओ तो भी ये काम हो जाएगा, जो डबल बॉन्ड O लगे हो तो भी ये काम हो जाएगा। अच्छा, काम की बात करते हैं। काम की बात ये है कि जब रिएक्शन होगी तो कितने मोल HiO4 का खर्चा होगा, ये जितने डंडे टूटेंगे उतने मोल HiO4 का खर्च होगा। जैसे मान लीजिए पहला वाला आदमी है, तो पहला वाला बताओ इसका प्रोडक्ट कैसे बनाते हो तुम? से अलग कर देते हैं और सिंगल ऑक्सीडाइज कर देते हैं दोनों पार्ट। हाँ, मतलब करना ये है कि हमें ये सबसे पहले तो OH का डंडा तोड़ना है ना। तो सबसे पहले तो HiO4 के साथ जब आप रिएक्ट करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। टूटने के बाद आप अपनी तरफ से OH दोनों तरफ लगा दीजिए, बस बात खत्म। ज्यादा दिमाग मत लगाइए। यानी जो भी कार्बन कार्बन का बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे हैं उसको ब्रेक करके दोनों कार्बन पर अपनी तरफ से OH लगा के बस शांत हो जाइए। अब होगा क्या जरा बताओ? इस कार्बन पर आपने 2 OH लगा दिए, इस कार्बन पर भी 2 OH लगा दिए। जब कभी भी एक ही कार्बन पर 2 OH आते हैं, तुमने सुना है वाटर लिबरेट कर देते हैं? यस सर। यानी जब कभी एक ही कार्बन पर 2 OH आएंगे तो फौरन वाटर लिबरेट कर देंगे, और वाटर लिबरेट करते ही आपका प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्ड O। बताओ, समझे? यस सर। यहां से OH से पानी निकल जाएगा तो एक डबल बॉन्ड O बच जाएगा। इसी तरह से दूसरा वाला आंसर भी यही बन जाएगा, डबल बॉन्ड O। यस सर। ये आंसर आ गया। अच्छा, यही काम नीचे भी करते हैं। क्या ये वो आदमी है जो HiO4 से रिएक्ट कर सकता है? कर सकता है सर। एडजेसेंट कार्बन पर OH और डबल, क्या तरीका है? बॉन्ड तोड़िए और अपनी तरफ से OH लगा दीजिए, बस बात खत्म। अब क्या होगा सर? ऊपर तो 2 OH है, जब ऊपर 2 OH है तो ये तो आपको सर कीटोन एल्डिहाइड बना के दे देगा। क्लियर है? सेम। यस सर। लेकिन नीचे एक OH और एक डबल बॉन्ड, ये तो एसिड है सर, इसको चुपचाप जैसे लिखते हैं ये आपका चुपचाप एसिड हो गया। ऐसे आते नीचे वाले केस में भी आप HiO4 से रिएक्ट कर सकते हैं। जब आप रिएक्ट करेंगे तो एक OH अपनी तरफ से यहां दे दीजिए, एक OH अपनी तरफ से यहां दे दीजिए, दोनों एसिड हैं, बढ़िया। आप अपना एसिड लिख देंगे, बात खत्म करिए। यानी ये आ जाएगा डबल बॉन्ड OH, जिसके 2 मोल आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि HiO4 से जब भी रिएक्शन होगी तो आप जिस बॉन्ड को भी तोड़ रहे हैं वो बॉन्ड डिसाइड करिए, और तोड़ने के बाद दोनों कार्बन पर OH और OH अपनी तरफ से लगा दीजिए, बस। और कुछ नहीं करना है। जैसे ये एक कार्बन पर 2 OH आ गए, आप उसको डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दीजिए। इतना काम करना। अभी मैं और एग्जांपल लेता हूं और समझ में आ जाए। सर हाँ सर, इसकी मैकेनिज्म में सर डाउट था सर, एक बार बता दो। मैकेनिज्म तो करो ही मत ना यार, हम पहले बता चुके हैं। इसकी तो मैकेनिज्म का कोई यूज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी मैकेनिज्म बताने के बाद सिर्फ एक चीज बताई जाती है कि HiO4 से रिएक्शन वो डायोल्स करते हैं जो सिन पोजीशन में होते हैं। जो एंटी OH होते हैं वो रिएक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये मैकेनिज्म से पता चलता है। HiO4 की जब रिएक्शन करते हैं तो जो इसका एक्वस मीडियम है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, H5IO6, और वो एक रिंग स्ट्रक्चर बनाता है आई के साथ। ऐसे वो रिंग बनती ही तब है जब दोनों OH जुड़ते हैं, और OH तभी जुड़ सकते हैं जब दोनों सिन पोजीशन पे हो। अगर एक OH पीछे और एक OH आगे तो HiO4 के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं कर सकते, क्योंकि रिंग फॉर्मेशन नहीं हो सकती। मेरी बात समझ रहे हो? तो आप बिल्कुल चक्कर में मत पड़िए। हम इसके अंदर जो टर्म्स आ रहे हैं वो क्लियर कर लेते हैं कि HiO4 के साथ रिएक्शन कब होती है। जब हमारे पास OH एडजेसेंट हो, OH डबल बॉन्ड O एडजेसेंट हो, या डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एडजेसेंट हो। पहली बात, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे कि जहां OH एडजेसेंट आ गए तो आपने HiO4 को डाला, बॉन्ड तोड़ा, दोनों तरफ OH लगा दिए, एक कार्बन पर 2 OH आ गए, पानी लिबरेट करके उसको डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है? ठीक। अच्छा, अब और एग्जांपल लेते हैं, और समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए वो कहता है, मान लीजिए ग्लूकोज की रिएक्शन करते हैं, और बड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये मान लीजिए आपने ग्लूकोज ले लिया, C डबल बॉन्ड O, और इस तरह के आप OH H OH OH CH2OH, ये आपका आदमी हो गया। और वो कह रहा है कि भाई ये आदमी जो है ये रिएक्ट कर रहा है HiO4 के साथ। बताइए आंसर क्या है? तो सबसे पहले तो ये बताओ कि HiO4 के साथ रिएक्शन करने लायक कोई सिचुएशन है कि नहीं है? देखिए ये अगल बगल के दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड हो और OH कर सकता है। यस सर। तो यानी ये HiO4 ये वाला डंडा टूटेगा। यस सर। ऐसे ये डंडा भी टूटेगा, OH। यस। यानी मुझे ऐसा लगता है 1 मोल यहां, 1 मोल यहां, 1 मोल यहां, 1 मोल यहां, और शायद 1 मोल यहां। 5 मोल HiO4 की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? यस सर। यानी ये क्लियर हो गया कि सर आप HiO4 से पक्का रिएक्ट करेंगे और आपको 5 मोल HiO4 लेके आने पड़ेंगे पर मोल ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करने में। चलिए ठीक है, अब बताइए आंसर कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा बड़ा आसान है, डंडे तोड़ते जाओ, OH लगाते जाओ, और जहां 2 OH दिखे डबल बॉन्ड बना दो, बस इतना काम करना है। यानी आपने डंडे तोड़ना शुरू कर दिया। इस डंडे को तोड़ते हैं, ऊपर OH नीचे OH। क्लियर है? यस। जब नीचे वाले डंडे को तोड़ोगे तो फिर से OH नीचे OH। क्लियर है? यस सर।
फिर जब नीचे वाले डंडे को तोड़ोगे तो फिर से OH नीचे OH, सही है, फिर तोड़ेंगे OH नीचे OH, समझ गए, फिर तोड़ेंगे नीचे OH ऊपर OH। अब बताइए क्या करना है सर? जहां जहां 2 OH दिखते हैं वहां डबल बॉन्ड O बना दीजिए। ऊपर वाले कार्बन की बात करते हैं, क्या यहां 2 OH है? नहीं तो सर ये तो फॉर्मिक एसिड है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है, दिस इज HCOH, क्लियर है? चलिए इधर आते हैं, इस कार्बन पर सर 3 OH है, ये देखिए 3 में से 2 से तो पानी निकल जाएगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा, मानते हो? यस सर। और एक OH बच जाएगा, यानी एक H, एक डबल बॉन्ड O और एक OH। अरे सर ये भी फॉर्मिक एसिड है, बताओ समझे? यस सर। क्या ये फॉर्मिक है? यस सर। क्या ये भी फॉर्मिक है? यस सर। क्या ये भी फॉर्मिक है? यस सर। यानी कुल मिला के 1 2 3 4 5 फॉर्मिक बन गए सर। ये 5 फॉर्मिक तैयार हो गए, HCOH, HCOH, HCOH। और आखिरी वाले आदमी को अगर देखें तो यहां पर सर सिर्फ 2 OH है, दिख रहे हैं 2 OH? यस सर। तो फिर इसका मतलब ये पानी निकाल के डबल बॉन्ड O बन जाएगा, यानी फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, ये HCHO बन जाएगा। बताओ समझ ले पा रहे हो अपने आप? Yes. यानी this will be double bond only, that is an aldehyde, so this will be formaldehyde. So you have, after reaction glucose with HiO4, you use 5 मोल HiO4, 5 मोल फॉर्मिक एसिड बनेंगे और 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड। यानी आप जो है डंडे तोड़ते जाइए, जैसे ये वाला डंडा तोड़ना है, OH OH लगा दिया, फिर उधर से भी तोड़ना है तो फिर एक OH लगाओ, यानी इधर से तोड़ा OH OH, फिर जब इधर से तोड़ा तो फिर एक OH OH, फिर इधर से तोड़ा फिर एक OH OH, यानी जितनी तरफ से उस कार्बन से लगे डंडे टूटेंगे उतनी बार आपको OH लगाना पड़ेगा उस कार्बन पे, बस। और ये याद कर लेते हैं, एक ही कार्बन पर जैसे ही 2 OH दिखते हैं उसको डबल बॉन्ड O लिख दिया जाता है, बस इतना याद करना। यस सर। क्लियर है यहां तक? यस सर। अच्छा, दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि मुझे लगता है एक सवाल इस तरह का, ये तो ठीक है कि भाई कितने मोल HiO4 की रिक्वायरमेंट है तो आप डंडा डंडा तोड़ के आइडिया लगा लेंगे कौन कौन से बॉन्ड्स टूटेंगे वगैरह वगैरह। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि हो सकता है सवाल ये भी पूछ ले कि इन चारों लोगों में से वो कौन सा आदमी है जो HiO4 से रिएक्ट करके CO2 लिबरेट कर रहा। तो क्या ये पॉसिबल है कि कभी HiO4 से रिएक्शन करने से CO2 बने? अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि HiO4 से रिएक्ट करके कभी एल्डिहाइड बने? यस सर। यस सर। बिल्कुल पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है कि कभी HiO4 से रिएक्ट करके कीटोन बने? यस सर। यस सर। ऐसा हो सकता है? नहीं कीटोन नहीं बनते, नहीं बन सकता। नहीं बनेगा। हो सकता है सर। अरे हो सकता है यार, इसमें क्या दिक्कत है? कीटोन बनने में क्या परेशानी है? बिल्कुल बन सकता है। जैसे ऐसे बना लेते हैं, तुम खुद ही देख के बताओ जरा, क्या ये आदमी HiO4 से नहीं रिएक्ट करेगा? करेगा सर। बिल्कुल करेगा, और करेगा तो जैसे तुम तोड़ते हो वैसे तोड़ दो। इसको तोड़ेंगे, एक OH अपनी तरफ से लगा देंगे, एक OH तुमको दे देंगे, तुम्हारे 2 OH मिलके तो डबल बॉन्ड O बन जाएगा, बताओ समझे? यस सर। और तुम्हारा वाला खाली रह जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। समझ में आई? यस सर। अच्छा, क्या ये हो सकता है कि HiO4 से रिएक्ट करने से CO2 बने? यस सर। कब? एसिड के साथ। किसके साथ? जब एसिड ऑक्सीडाइज। कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई नया रिएक्शन निकाल लो क्या? HiO4 से कौन कौन लोग रिएक्ट करते हैं ये तो पता चल गया ना। सर उस दिन जब सर हमें करा रहे थे वाली रिएक्शन, सर हाँ। ने ही करवाया था, हमें एसिड को भी ऑक्सीडाइज कर दिया था। CO2 सिर्फ तब निकल के आएगी जब कार्बोनिल ग्रुप बीच में फंसा हो, बस बात खत्म। जब कार्बोनिल ग्रुप बीच में फंसा होगा तो वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बस दैट्स इट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं, जैसे A ले लेते हैं, कि क्या इनमें से वो कौन से आदमी हैं जो HiO4 से रिएक्ट करके CO2 लिबरेट करें? एक ही आदमी, ये ले लेते हैं। ये देखो थोड़ा सा ऐसी टाइम मुश्किल करने के लिए इस तरह से लिख रहा हूं मैं, CH3 CHOH CO CH2 CH2 CH3, फिर ले लेते हैं C CH3 CHOH CO CHOH CO CH3। एक और ऑप्शन ले लेते हैं, CH3 CO CHOH CHOH
CHO, ये 4-5 ऑप्शन ले लिया। वो कह रहा बताइए इनमें से कौन सा आदमी HiO4 से रिएक्ट करेगा, जो करेगा वो क्या बनाएगा, CO2 कहां, वगैरह वगैरह। ठीक, तुम्हें बताओ क्या पहले वाले आदमी की अगर मैं सही से, अब देखो यहां तो बड़ा गंदा सा लिखा है, लेकिन तुम्हें पता है ना, तुम्हें स्ट्रक्चर थोड़े समझदारी से समझने पड़ेंगे फौरन के फौरन। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जिसमें पहले वाले कार्बन के बाद वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, फिर उसके बाद अगला कार्बन है, उस अगले कार्बन पर एक OH लगा है, दिख रहा है, इस OH के बाद अगला कार्बन है जिसपे डबल बॉन्ड O लगा है, उसके बाद अगला कार्बन है CH3। ये पहला स्ट्रक्चर है, क्लियर है? यस सर। तो क्या ये आदमी HiO4 से रिएक्ट नहीं करेगा? करेगा। कितने मोल HiO4 की रिक्वायरमेंट है? जितने डंडे टूटेंगे। कितने डंडे टूटेंगे? एक डंडा इधर से टूटेगा, एक डंडा इधर से टूटेगा, यानी कुल मिला के 2 मोल HiO4 खर्च होगा। आंसर लिख देंगे। लेकिन CO2 कहीं नहीं है सर, इसमें कोई CO2 नहीं बनेगी। हमें पता आंसर क्या आएगा, इधर एसिड बनेगा, इधर हमारा डबल बॉन्ड O आ जाएगा, फॉर्मिक एसिड, और इधर आपका CO2, सॉरी वो एसिड। क्लियर? यस सर। अब हमारा इसी तरह से सेकंड हो जाएगा। अब हम जरा थर्ड पे आते हैं, सेकंड को भी बना लेंगे, थर्ड पे आते हैं। अब जरा थर्ड की शक्ल बनाते हैं। थर्ड में CH3 आ गया, बहुत बढ़िया। CH3 के बाद OH आ गया, और भी बढ़िया। OH के बाद CO ग्रुप आ गया, बहुत बढ़िया। CO के बाद फिर OH आ गया, चलिए ये भी बहुत अच्छा है। OH के बाद आपका CO आ गया, बहुत बढ़िया। ये सीन बताओ, ठीक है? थर्ड वाला। यस सर। अब जरा तुम तोड़ो, जरा इसको अपने आप तोड़ के देखो, अपने आप समझ में आएगा। अपने आप तोड़ते हैं क्या? इसको तोड़ सकते हैं? यस सर। क्या तरीका है तोड़ने के बाद? अपनी तरफ से क्या लगा दिया? OH लगा दिया। क्या इधर से भी तोड़ सकते हैं? यस सर। तो फिर अपनी तरफ से फिर से क्या लगा देंगे? OH। क्या इधर से भी तोड़ सकते हैं? यस सर। फिर अपनी तरफ से क्या लगा देंगे? OH और OH। ठीक है, अब तमाम चीजें बन रही हैं, लेकिन मेरी नजर एक ही आदमी पर है, क्योंकि मुझको ये पूछा गया था कि क्या CO2 बन सकती है, तो मुझे वो CO2 दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जब एक ही कार्बन पर 2 OH आ जाए तो वो डबल बॉन्ड O बन जाता है, और वो डबल बॉन्ड O और नीचे वाला डबल बॉन्ड O मिलकर CO2 बन जाता है। यानी जब कभी भी CO ग्रुप बीच में फंसा हो, बीच में फंसे होने का मतलब क्या? बीच में तो ये भी फंसा है, कहीं और नहीं फंसा। ये देखिए बीच में फंसा, लेकिन सर बीच में फंसा होने का मतलब है ऐसी जगह जिसके अगल बगल के डंडे टूटे। बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी जब CO ग्रुप ऐसी जगह पर फंसा हो जिसका इधर वाला बॉन्ड भी टूटे HiO4 से, और इधर वाला बॉन्ड भी टूटे HiO4 से, तो होता क्या है कि जब इधर से भी तोड़ोगे तो OH आ जाएगा, और जब इधर से तोड़ोगे तो भी OH आ जाएगा, और जब एक ही कार्बन पर 2 OH आ जाए तो वो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाए। यानी कहने का मतलब एक CO तो पहले से था, एक CO OH के निकलने से आ जाएगा, तो एक ही कार्बन पर जब दोनों तरफ CO ग्रुप लग जाए तो क्या बन जाती? CO2। तो यानी अल्टीमेटली ये CO2 यहां से लिबरेट हो जाएगी। समझ में आई बात? सबके समझ में आ गया? यानी अगर हमसे कभी ये पूछा, हाँ ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि जब कभी ये पूछा जाता है कि CO2 इनमें से कौन सा लिबरेट करेगा, तो ये इतने डायग्राम बना के मत देखना, तुम सिर्फ एक ही चीज देख लेना कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका CO ग्रुप बीच में फंसा हुआ है। और बीच में भी फंसा होने का मतलब ऐसे लोगों के बीच में फंसा है जिनसे लगे हुए बॉन्ड टूटे। ये नहीं है कि सर CO बीच में दिख रहा, हमने उससे CO2 निकाल दी। वो CO जिसके अगल बगल के बॉन्ड टूट रहे हो, वो वाला CO ग्रुप CO2 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। दूसरी बात यह है, ये जितनी भी तुमने HiO4 की रिएक्शन की, ये HiO4 की रिएक्शन सिर्फ उन डायोल्स को ब्रेक कर सकती है, विसिनल डायोल्स को ब्रेक कर सकती है, जो कि सिन पोजीशन पे। अगर वो एंटी डायोल है, एंटी डायोल मतलब जब OH ग्रुप एंटी पोजीशन पे लगे, तो आप HiO4 के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। यानी इसके बाद जो अच्छी इंफॉर्मेशन बचती है वो ये है कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में अगर आपने ये लिया होता, एक OH हमने प्लेन के बाहर ले लिया और एक OH हमने प्लेन के अंदर ले लिया, और HiO4 से रिएक्शन करना चाहते, तो आप बिल्कुल साफ मना कर दीजिएगा कि ये आदमी HiO4 से रिएक्ट नहीं करेगा। सर ये क्या बात होती है? अभी आपने इतने सारे OH बनाए थे, उनमें एक OH ऊपर था, एक OH नीचे था, तब तो आपने ये सब बातें नहीं बोली थी। तब तो आप ये कह रहे थे ये बड़ी आसानी से HiO4 से रिएक्ट कर जाएगा। ये देखिए डंडा तोड़ दिया आपने। तब तो आपने ये नहीं बताया था कि OH ऊपर नीचे है तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहां कैसे रिएक्शन कर ली? एक OH और एक OH, ये तो एंटी पोजीशन पर है। ये लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? ये इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये चेन है, चेन घूम सकती है। नहीं समझे बात को? चेन तो रोटेट कर सकती है। यस सर। तो जो नीचे है वो नीचे है, नहीं है तो सीधे कर लो। नहीं समझे बात? अगर एंटी पोजीशन पर है, अगर सिन पोजीशन पर है तो ठीक, अगर एंटी पर है तो घूम के ऐसी सिन हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? यानी चेन्स रोटेट करने के लिए फ्री होती हैं, इसलिए उसमें ये एंटी फैंटी देखने की जरूरत नहीं। ये जो साइकिल होता है इसमें गड़बड़ होती, साइकिल में गड़बड़ है। सिन है तो सिन है, एंटी है तो एंटी है, हम रोटेट फोटेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये आदमी अगर सिन पोजीशन पर होता तो HiO4 से रिएक्ट कर सकता था, ये HiO4 से रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर है ये वाली बात?
यानी आप चेन के स्ट्रक्चर में कभी झंझट मत पालिए। चेन के स्ट्रक्चर में आपको कुछ नहीं चेक करना है तो है, नहीं है तो नहीं है, तो है, नहीं है तो हो जाएंगे। तुम्हें सिन चाहिए, नहीं है तो सिन हो जाएंगे, क्योंकि चेन रोटेट करती रहती है, सिग्मा बॉन्ड्स रोटेट करने के लिए फ्री होते हैं। बट साइकिल अगर बन गया तो साइकिल की केस में अगर एंटी है तो है, नहीं है तो नहीं है, करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं ला सकते, ये मेरे कहने का मतलब। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया जाए और उसने ये वेज डैश स्ट्रक्चर बना के तुम्हें दिखाया कि भाई एक आदमी प्लेन, ये पहचानते हो, एक बाहर और एक अंदर है। तो अगर वो प्लेन के अंदर बाहर की सिचुएशन है और आप ये कहते हैं अरे सर घुमा देंगे, घूम नहीं सकता, तुम्हें पता है साइकिल घूमने से मना कर देता है, तो ये रिएक्शन HiO4 से रिएक्ट नहीं करे। समझ पाए? यस सर। अच्छा, इसी में जैसे मान लो ऐसे करके सवाल बना दिया जाए, जल्दी से बताओ, ये OH हो गया, यहां OH आ गया, यहां OH आ गया, यहां OH आ गया, यहां OH आ गया। और अब अगर ये पूछा जाए कितने मोल HiO4 की रिएक्शन होगी तो क्या जवाब दोगे तुम? एक कौन सा बॉन्ड? क्या ये वाला टूट सकता है? नहीं ये वाला टूट सकता है? नो सर। क्या ये वाला टूट सकता है? नो सर। लेकिन क्या ये वाला टूट सकता है? यस सर। और अगर ये वाला टूट जाएगा तो चेन बन जाएगी लल्लू, और चेन बन गई तो सारे टूट जाएंगे। बस नहीं समझे बात? यस सर। अरे जब ये डंडा टूट ही गया तो साइकिल रहा कहां? नहीं समझे? यानी जब आपने HiO4 की रिएक्शन कर ही दी तो ये डंडा टूट गया, डंडा टूट गया तो अब ये खुल गया, खुल गया तो क्या उल्टा और क्या सीधा, सब टूटेंगे। समझ गए ना? यानी कि आप यहां भी रिएक्ट करेंगे, यहां भी रिएक्ट करेंगे, 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल, पता नहीं कितने मोल, 1 2 3 4, अच्छा 4 मोल की रिएक्शन HiO4 की रिएक्शन हो। समझ गए? तो इस चीज का ध्यान, मतलब लेकिन ये तो चलिए ऐसे ही मैंने सवाल बना दिया, बट इस चीज का ध्यान रखते हैं कि अगर साइकिल के अंदर OH एंटी पोजीशन पर है तो HiO4 के साथ आप उसको क्लीव नहीं कर सकते, ये ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं। हाँ फिर भी अब चाहो तो अगर इस बात को याद करना है तो कर लो, फिर भी अगर ये रिएक्शन आप कराना चाहते हैं तो लेड टेट्रा एसीटेट का इस्तेमाल किया जाता है, PbOAc(4). ये आदमी बिल्कुल उसी तरह से जैसे HiO4 का प्रोडक्ट बनेगा बिल्कुल वैसे ही बनेगा, लेकिन वो काम लेड टेट्रा एसीटेट कर सकता है, PbOAc(4). HiO4 के साथ ये रिएक्शन नहीं। सर हाँ सर, ये लेड टेट्रा एसीटेट दोनों के साथ में कर सकते हैं, सिन और हाँ, मतलब सिन एंटी जो भी है, इसका बहुत बड़ा साइज होता है तो ये टेढ़े लोगों के साथ भी जुड़ सकता है। सर एंड सर यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड होता दोनों के बीच में रिस्ट्रिक्टेड, तब भी नहीं होती है? किन के बीच में? इनके? यस सर, साइकिल ना होके डबल बॉन्ड होता तो भी नहीं होता सर। ये HiO4 डबल बॉन्ड के साथ तो रिएक्ट नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, ओके सर। मतलब अगर 2 डबल बॉन्ड 2 OH लगा के डबल बॉन्ड लगाओगे तो उसका कीटो फॉर्म लिखना पड़ेगा पहले, तो सुनो उसका पहले कीटो फॉर्म बनेगा, वो कीटो फॉर्म रिएक्ट करेगा HiO4 से। तो डबल बॉन्ड, अबे जैसे ये डबल बॉन्ड हो ना तो यहाँ OH आ गया ये ऐसे, तो इसका कीटो फॉर्म ऐसे बनता है ना, कीटो इनॉल टॉटोमर जो बनते हैं, तो ये कीटो और इनॉल टॉटोमर, तो ये आदमी टॉटोमर में कन्वर्ट होगा इसमें, तो ये आगे फिर रिएक्शन में प्रोसीड कर सकता है। ओके सर। तो ये दोनों साइड में से कौन सी साइड में मूव करेगा? दोनों साइड में मूव? यस सर। और दोनों साइड में मतलब कहीं से भी, इधर भी डबल बॉन्ड हो बना सकते हैं, इधर भी डबल बॉन्ड हो बना सकते हैं। सब लोग ये वाली बात समझ पा रहे हैं? तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान देना है ना, हल्का से ये ध्यान रखते हैं कि HiO4 के साथ जब भी रिएक्शन होगी तो डंडा टूटेगा, डंडा टूटने के बाद अपना मस्त OH लगाइए, सीधी सीधी बातें हो गई। फिर दूसरी बात क्या हो गई कि भाई इसमें इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो 2 OH ग्रुप आप हटा रहे हैं वो दोनों सिन पोजीशन पर होने चाहिए, एंटी पोजीशन पर आने वाले OH को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, इस तरह से तोड़ नहीं सकते। तो वो लेकिन कहानी साइकिल में देखनी है, चेन स्ट्रक्चर्स में हमें ये सब कभी भी नहीं देखना है, क्योंकि चेन स्ट्रक्चर्स तो रोटेट करती रहती है, तो एंटी सिन कुछ नहीं होता, वो घूम फिर के अपना सेट हो जाता। लेकिन चेन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर आप एंटी पोजीशन पर हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है, आप खुद कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको लगता है कि ये एंटी है दोनों OH तो आप HiO4 से रिएक्शन बना कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है दोनों सिन पोजीशन पर है, या तो दोनों बाहर है या दोनों अंदर है, तो ऐसे में आप HiO4 के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सकते। बात खत्म हो? समझ गए बात?
दूसरा, इस तरह का एक अच्छा सवाल एडवांस लेवल पे पूछ सकता है जिसमें थोड़ा सा बेवकूफ बनाया जाए। जो आदमी पढ़ा लिखा है, सब कुछ याद करके गया है, वो भी सवाल को गलत कर सकता है, क्योंकि जैसे तुमने आंसर बताया था जल्दी कि भाई ये देखिए सर 2 OH है, यही टूटेंगे। तो ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, जब ये टूट ही जाएंगे तो उसके बाद तो रिएक्शन होती रहेगी ना, फिर तो ना कोई रोक टोक है, तो फिर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देकर। दूसरा, एक लास्ट बात ये भी याद कर लेते हैं कि लेड टेट्राएसीटेट वो 2 OH को तोड़ सकता है, चाहे ऐसे भी। क्लियर? यस सर। तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में इसको फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में सर, हाँ सर कल ट्यूटोरियल आप लोगे? कल ट्यूटोरियल है? यस सर, एक घंटे की क्लास शो कर रहा है, जो शेड्यूल लगा हुआ है सेंटर पे, उस पे। तो अरे यार, ट्यूटोरियल से अच्छा क्लास करेंगे। अभी सिलेबस पीछे चल रहा है, पता नहीं ट्यूटोरियल का क्या आचार डालना है क्या। क्लास कर लीजिएगा सर। हाँ, तो देखते हैं कल क्या रहता है। तो हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। कल हम ये कौन सा है, आइडोफॉर्म टेस्ट वगैरह लेके इसको चैप्टर को फटाफट खत्म करेंगे। तो फिर कल ही मुझे लगता है फिनॉल भी स्टार्ट करेंगे, फिनॉल की प्रिपरेशंस या ईथर्स की प्रिपरेशन। तो कल ही इसको निपटाते हैं, ठीक है सर? हाँ ओके सर। सर 21 को है ना मेरा मिड टर्म का एग्जाम है केमिस्ट्री। ऑल द बेस्ट बेटा। सर लेकिन उसके अंदर पूरा तो फिजिकल आ रहा है, इसलिए तो ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ। तो सर मेरा कोऑर्डिनेशन तो मैंने जैसे तैसे अभी करा है, काइनेटिक्स भी मैं करूंगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगा हमारा 21 तक, क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू होना है हमारा। नहीं हो पाएगा, इसके बाद तो एल्डिहाइड कीटोन्स भी करना है। हाँ अब देखो, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो तुम्हारे 21 तक नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऊपर वाले का नाम लेके तुम खुद ही कर डालो वो। वही करना पड़ेगा सर। हाँ, वही करना पड़ेगा। तो परेशान मत हो, जाएगा सब धीरे धीरे करके। तो अब ये अल्कोहल वाला टॉपिक खत्म करते हैं फटाफट। और नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और, जो तुम्हें जो करना है वो भी तुम्हें बता देता हूँ। इसी अल्कोहल्स के अंदर तुम जब एनसीईआरटी खोलोगे तो तुम्हें नीचे लुकास टेस्ट वगैरह एक आध करके टेस्ट मिलेंगे। ये सुना है नाम तुमने? एक बार एनसीईआरटी से सब लोग वो खुद पढ़ें। तुम समझ रहे हो, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ एनसीईआरटी में छोड़ के चलूंगा ताकि तुम एनसीईआरटी पढ़ो। तो ये जो लुकास टेस्ट है या इस तरह के एक आध जो टेस्ट अल्कोहल्स के डिटेक्शन के टेस्ट है, वो एक बार खुद से पढ़ना है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम इसी में आइडोफॉर्म टेस्ट करेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और उसके बाद जो है फिनॉल्स की और ईथर्स की प्रिपरेशन पे चलेगा। ठीक, चलो आज इतना ही करते हैं। सर बुक के बारे में एक चीज पूछनी थी। हाँ सर की जैसे ऑर्गेनिक के लिए हमें कोई बुक पढ़ने की जरूरत है या फिर एनसीईआरटी? यार अभी नहीं, अभी के चक्कर में मत पढ़ो। देखो अभी तुम समझ रहे हो, अभी बहुत वैसे चल रहा है मामला। तो पहले जब तक चीजें इकट्ठी नहीं होंगी ना, किसी सवाल बुक को लगाने का फायदा नहीं है। तो अभी तो थ्योरेटिकली मजबूत होते हैं थोड़ा सा, और साथ ही साथ जो है एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ ली जाए और थोड़ा सा समझ लो, और उसके बाद फिर आगे बढ़ो। तो अभी तुम थोड़ा सा सब्र रखो, बुक्स के बारे में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाओ बस, है ना। तो पहले ये चीजें, क्योंकि इनकी थ्योरेटिकली इनको मजबूत करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़नी है। अभी सवाल तो थोड़े थोड़े लगा सकते हो, डीपीपी से लगा लिया या कहीं किसी छोटी मोटी किताब से, अपने पैकेज वगैरह से लगा लिया, बट वो जो मजबूती चाहिए ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी ये बेसिक्स तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है ना। चलो सर एचआई और पीबी दोनों एक साथ लेंगे? यार आवाज नहीं जा रही।